उसके बाद हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे होता है, जहाँ हार्वेन होता है और वो कहता है, वाओ, हाई ग्रेड का शराब सच में बिल्कुल ही अलग होता है। अगर कैप्टन क्यू और जो बॉस बनाते हैं उन दोनों का कंपेयर करें तो तुम दोनों के बीच का डिफरेंस रात और दिन के जैसे है। और क्या आप अभी भी पॉइजन जैसी शराब को बनाते हैं? वो एकमात्र चीज है जिसे आप अपने लाइफ में एंजॉय करते हैं। भले ही हम इससे पूरे तरह से हैंगओवर हो जाएंगे, लेकिन ये हमारी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। ऐसा लग रहा है ये कल ही की बात है जब मैंने आपको और जेमिना को खाना खिलाया था और रहने की जगह दी थी। बॉस, सचमुच आप बिल्कुल एक अलग पर्सन बन चुके हो। फिर ब्लेड कहता है, बस करो, तुम भी क्या बात कर रहे हो। फिर हार्विन कहता है, वैसे भी ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें आज यहाँ ले आई? तुम यहाँ सिर्फ घूमने के लिए तो नहीं आए हो। फिर ब्लेड कहता है, तो तुम अभी भी नेविगेटर चार्ट्स और कॉन्स्टलेशन की पढ़ाई करते हो ना? फिर हार्विन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मैंने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया है और ऐसा कौन ही होगा जो एक क्रिपल नेविगेटर को चाहेगा। फिर ब्लेड कहता है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो और दूसरे जगह को घूमना चाहते हो। फिर हार्विन कहता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा कर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। दुनिया में हमें हमारी जगह पता होना चाहिए और एक छोटी बस्ती के मेरे जैसे अनाथ के लिए ये जगह पर अपनी जिंदगी को जीना काफी है। फिर ब्लेड कहता है, क्या तुम सच में ऐसा ही सोचते हो? उस बात को सुनकर हार्विन अपने सिर को झुका लेता है। फिर ब्लेड कहता है, क्या तुम ये जानते हो, जो पक्षी पिंजरे में लंबे समय तक बंद रहता है वो इस बात को भूल जाता है कि वो भी आसमान में उड़ सकता है, चाहे तुम उस पिंजरे को खोल भी दो। फिर हार्विन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर ब्लेड अपने जगह पर खड़े हो जाता है और कहता है, अब मुझे समझ में आ गया। फिर वो अपने स्वॉर्ड पर हाथ रखता है और उसे निकालने लगता है। फिर वो कहता है, ये श्रापित जगह तुम्हारे सपनों को खा रही है। ब्लेड अपने वर्ल्ड को एक्टिव करके और अपने स्वॉर्ड में ऑरा को रिलीज करके कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, बेवकूफ कहीं के। फिर ब्लेड अपने स्वॉर्ड को जोर से पकड़ता है और अटैक करने वाला होता है, जिसे ऐसा करता देख हार्विन रोकने के लिए कहता है, लेकिन ब्लेड उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने स्वॉर्ड को उठा के सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक कर देता है। फिर हमें उस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आसपास के लोग शांति से अपना काम को कर रहे होते हैं। फिर अचानक से उस बिल्डिंग में एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उसके टुकड़े वहाँ के लोगों पर गिरने लगते हैं। उसे देखकर वहाँ के लोग कहते हैं, क्या चल रहा है? वो तो कैप्टन हूवर का बेस है। फिर एक पर्सन कहता है, तुम लोग यहाँ पर खड़े मत रहो और जल्दी से इस जगह को खाली करो। फिर वो पर्सन जैसे ही बिल्डिंग को देखता है वो हैरान हो जाता है। फिर दिखाया जाता है ब्लेड के उस स्वॉर्ड स्ट्राइक की वजह से उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा कट लग गया था। फिर वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से अपने बॉस को बुलाओ और जितने भी अपने लोग हैं सभी को इकट्ठा करो। और वो पर्सन उस कट को देखकर सोचने लगता है, ये किसने किया होगा। फिर हमें उस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड और हार्विन होता है। फिर हार्विन चिल्लाते हुए कहता है, तुमने अभी अभी क्या किया? फिर ब्लेड कहता है, क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा, ये शापित जगह तुम्हारे सपनों को खा रही थी। फिर ब्लेड और स्वॉर्ड स्ट्राइक मारते हुए कहता है, ये बेकार की दीवारें तुम्हारे सपनों के बीच में आ रही थी, जिस वजह से तुम इसी जगह पर कैद हो गए थे और ये तुम भूल गए थे कि तुम्हारी काबिलियत इनसे भी ज्यादा है। अगर तुम इन्हें खत्म नहीं कर सकते तो फिर मैं करूंगा। और फिर वो पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है, आखिरकार तुमने भी मेरे लिए यही किया था। तुम ही थे जिसने हमें उन छोटी बस्तियों के अंधेरे से वापस खींचा था और तुम ही थे जिसने मुझे याद दिलाया था कि गोल होने का मतलब क्या है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ के सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक मार देता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं, यहाँ क्या चल रहा है। और जो पर्सन कुछ समय पहले बोल रहा था वो सामने की तरफ देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने ब्लेड खड़ा होता है जो उस बिल्डिंग की पूरी छत को तबाह कर देता है। और ब्लेड वहाँ पर बहुत गुस्से में खड़ा होता है जो अपने जबरदस्त ऑरा को रिलीज कर रहा होता है। ब्लेड कहता है, देखो हार्विन, तुम्हारा सपना अभी भी जिंदा है। फिर हार्विन भी सामने की तरफ देखने लगता है। उसके बाद हमें सूरज की रोशनी से समुद्र के तारों के जैसे चमकते हुए पानी को दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें सामने की तरफ एक बहुत ही अच्छा नजारा दिखाया जाता है। फिर हार्विन कहता है, तुमने सही कहा, आखिरकार अब मैं उसे देख सकता हूँ। फिर सूरज ढल जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड और हार्विन होते हैं। फिर हार्विन कहता है, नाइट होने के अपने ही फायदे हैं, तुमने तो उनके बेस को तबाह कर
दिया और मुझे भी ले आए, के बावजूद भी उन लोगों ने तुम्हें गिफ्ट दिया। फिर ब्लेड कहता है, एक गिफ्ट? तुम क्या कह रहे हो? ये तो कैप्टन क्यू है, तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे पी के मर जाऊं? फिर हार्वेन कहता है, फिर भी जब मैं इस जगह को छोड़ रहा हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है। भले ही मेरे बॉस शराब बनाने में बहुत खराब हो, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे जैसे को काम में लिया। ब्लेड कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सर जोसेफ कैप्टन को टच भी नहीं करेंगे। वो ऐसे पर्सन है जिन्हें अच्छे और बुरे लोगों के बीच का डिफरेंस अच्छे तरीके से पता है। फिर हार्वेन कहता है, हाँ, छोटी बस्ती के इकोनॉमी का 1/3 हिस्सा बॉस की स्मगलिंग से ही चलता है। फिर ब्लेड कहता है, वो इस जगह के मेयर हैं और वो काफी ज्यादा शार्प और इंटेलिजेंट हैं। फिर हार्वेन कहता है, तुम्हें छोटी बस्ती में फिर से वापस भेजना, मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारे ट्रायल का हिस्सा हो सकता है। ब्लेड कहता है, जब तुमने ये बात कही तो मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है और मुझे इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी नहीं दिया गया, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? फिर हार्वेन कहता है, तुम इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इसका आंसर पहले से ही पता है। ब्लेड कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? फिर हार्वेन कहता है, तुमने आज के मामले को बिना किसी के खून बहाए ही सुलझा दिया और यहाँ तक कि कैप्टन हूवर ने भी तुम्हारे सामने सरेंडर कर दिया। तो ये कुछ ऐसा है जिसे दूसरे बॉसेस को सुनने की जरूरत है। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि छोटी बस्तियों में एक नया ऑर्डर आया है। फिर हमें गोथे को दिखाया जाता है जो अपने नाखून को चबा रहा होता है और वो कहता है वो कहाँ है, उन्हें यहाँ से जाए हुए बहुत लंबा समय हो गया। फिर वो मुड़ के देखता है तो ब्लेड वहाँ से आ रहा होता है, जिसे देखकर वो दौड़ते हुए उसके तरफ जाने लगता है और कहता है, कैप्टन आप इतने समय से कहाँ थे? मैं आपका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। फिर ब्लेड कहता है, तुम इतने जल्दी में क्यों हो? फिर गोथे कहता है, कोई आपसे मिलने आया है और वो आपका अंदर इंतजार कर रहा है। फिर ब्लेड कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो बस उसे जेमिना के पास भेज दो, वो मेरे गेस्ट को अच्छे से संभाल सकती है। फिर गोथे कहता है, मुझे लगता है कि आपको उससे खुद मिलना चाहिए। फिर हमें ब्लेड के घोड़े नॉयर को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में होता है, जिसके सामने बारबेरियन लीडर खड़ा होता है और कहता है, तुम हमेशा की तरह पहले जैसे ही हो। फिर ब्लेड आते हुए कहता है, ऐसा कौन है जो हमारे बैकयार्ड में आया है? अगर क्या हो नॉयर उसे काट ले तो? फिर ब्लेड सामने की तरफ देखकर कहता है, एजे। तो इस बारबेरियन लीडर का नाम एजे है, तो अब से इसे एजे ही बोलेंगे। फिर ब्लेड कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर एजे कहता है, मैं यहाँ मेयर के रिकमेंडेशन पर आया हूँ, मतलब जोसेफ के बुलाने पर आया है। फिर हमें बैजेड हाउस होल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैगर कहता है, आपको क्या लगता है कि वो ब्लेड के सामने अपने सिर को झुकाएगा? फिर जोसेफ कहता है, हमने उसे रिकमेंड किया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने सिर को ब्लेड के सामने झुका देगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कम से कम अपनी जगह को तो जानता है और जो हम उसके लिए प्रपोजल लाए हैं उसकी ईमानदारी को भी। फिर जैगर कहता है, तो हमारी अगली चाल? फिर जोसेफ कहता है, हाँ तुम सही सोच रहे हो, क्योंकि ब्लेड के वजह से डेरमर के ऊपर हमारा अच्छा खासा इन्फ्लुएंस बन चुका है, तो अब बारी है नॉर्थ के बॉर्डर के बाहर के खतरों को दूर करने का। मैंने सुना है कि उस जगह पर बोडाट ट्राइब के एजे के लोगों का कंट्रोल है, अगर हम उनका फायदा उठा सकते हैं तो हम नॉर्थन्स के ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। पास्ट में ऐसी कई सारी नोबल फैमिली है जिन्होंने बैजेड हाउस होल्ड के अथॉरिटी को चैलेंज किया, लेकिन अब हमारी बारी है उन्हें करारा जवाब देने का। अगर हम अपने पीछे के खतरे को दूर कर देते हैं तो बैजेड हाउस होल्ड को किसी भी चैलेंज से डरने की जरूरत नहीं होगी। फिर जैगर कहता है, आपको क्या लगता है कि वो इस बोझ को अपने कंधे पर संभाल पाएगा? क्या वो नॉर्थ के खोई हुई रेपुटेशन को फिर से वापस ला पाएगा? फिर जोसेफ कहता है, जितना हम सोचते हैं उसका पोटेंशियल उससे भी ज्यादा है। वो उस घोड़े पर सवार है जिसे बारबेरियन लोग सबसे ज्यादा मानते हैं और नॉर्थ के ड्रैगन को मार के उन लोगों को बचाया है। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो ब्लेड है। नहीं, वो सिर्फ ब्लेड ही है जो कभी न खत्म होने वाले इस नफरत के जंजीर को तोड़ सकता है। फिर हमें जेमिना को दिखाया जाता है जो कपड़े लेकर कहीं जा रही थी, लेकिन तभी उसे ब्लेड के रूम से बात करने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो उसके दरवाजे को खटखटाने लगती है। फिर ब्लेड दरवाजा खोलता है और कहता है, जेमिना क्या हुआ? फिर जेमिना ब्लेड को घूर घूर के देखने लगती है
फिर वो कहती है, क्या यहाँ पर तुम्हारे अलावा भी कोई है? फिर वो अपने हाथ में रखे कपड़े को ब्लेड को थमा देती है। फिर जैमिना दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है और कहती है, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है तो मुझे लोगों की बात करने की आवाज क्यों सुनाई दे रही थी? क्या तुम अभी भी घोस्ट से बात करते हो? फिर ब्लेड कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी भी घोस्ट से बात नहीं करता। फिर जेमिना मन ही मन सोचने लगती है, मैंने यहाँ डेफिनेटली लोगों को बात करते हुए सुना था। फिर जेमिना कहती है, तुम रूम को चेंज करोगे? ब्लेड कहता है, पर कहाँ पर? फिर जेमिना कहती है, हॉलवे के आखिरी में। फिर जेमिना मन ही मन सोचने लगती है, भले ही इस बारे में कोई और नहीं जानता, लेकिन मैं इसका पता लगा के रहूंगी। फिर वो कहती है, और मैं तुम्हारे बगल वाले रूम में रहूंगी, क्योंकि तुम अब मेरे से कुछ भी नहीं छिपा सकते। फिर ब्लेड जेमिना की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम कह रही हो कि तुम मेरे लिए मेरी अकम्प्लिश बन जाओगी? अकम्प्लिश मतलब साथी या पार्टनर, पर सिर्फ काम करने वाले साथी। फिर जेमिना कहती है, चाहे तुम सवार के उन छोटी बस्तियों में हो या एक नाइट के चमकते हुए आर्मर में, तुम हमेशा मेरे बारे में ही चिंता करते हो। फिर वो बिस्तर पर से खड़े होते हुए कहती है, तुम्हें चर्च जाना चाहिए। फिर वो अपने कपड़े के पास जाती है और उन कपड़ों को उठाने लगती है। फिर ब्लेड कहता है, जेमिना। तो जेमिना कहती है, क्या हुआ? फिर ब्लेड कहता है, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें चाहिए तो मैं उसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। फिर जेमिना कहती है, क्या कोई ऐसी चीज जो मुझे चाहिए? फिर जेमिना सोचने लगती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है, तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए, बेवकूफ कहीं के। कम से कम तुम्हें अपने लिए कुछ चीजें और कुछ इक्विपमेंट को खरीद लेना चाहिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसे जाते देख ब्लेड स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ चीज खरीदना चाहता था। फिर पीछे गोथे आता है और कहता है, कैप्टन सब चीज तैयार है। फिर ब्लेड कहता है, क्या सच में सभी चीज की तैयारी हो गई है? तो फिर ठीक है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर हमें एक कैसीनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पर्सन बॉल को रोलेट के ऊपर रखता है और रोलेट को स्पिन कर देता है और वो रोलेट स्पिन होने लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ब्लेड भी होता है। फिर रोलेट वाला पर्सन कहता है, जल्दी से अपना अपना नंबर चुनो। फिर सिस्टम कहता है, तुम्हें यहाँ पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे डायनेमिक विजन और रिफ्लेक्सेस को ट्रेन करने के लिए ये सबसे बेहतर जगह है। फिर ब्लेड अपने वर्ल्ड को एक्टिव करके सिस्टम से कहता है, सच में मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरह से भी कॉम्बैट टेक्निक का यूज कर सकता हूँ। अब इन आंखों से उस पर फोकस करने से वो काफी धीमा लगता है। फिर रोलेट की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है, जिसे देखकर ब्लेड कहता है, वो बॉल अभी। फिर सिस्टम कहता है, तुम सही सोच रहे हो, वो बॉल की स्पीड बढ़ गई है, इसलिए तुम उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। फिर ब्लेड उस रोलेट घुमाने वाले पर्सन को देखने लगता है और उसे देखकर सोचने लगता है, तो ये सब किया धरा उसका है। ऐसा लगता है उसके पास लोगों को स्कैम करने के लिए एक अच्छा ट्रिक है। वैसे भी गैम्बलिंग हाउस में तो स्कैम्स होते रहते हैं। फिर वो रोलेट वाला पर्सन की नजर भी ब्लेड की तरफ जाता है और ब्लेड भी उसी की तरफ घूर घूर के देख रहा था, जिसे देखकर वो रोलेट वाला पर्सन भी घबरा जाता है। ब्लेड अपने ऑरा को रिलीज करते हुए मन ही मन सोचने लगता है, कितनी अच्छी टाइमिंग है। वैसे मुझे भी फाइट की शुरुआत करने के लिए किसी बहाने की जरूरत थी। फिर एक पर्सन पीछे से आता है और कहता है, सर ब्लेड, लगता है आप अच्छा समय बिता रहे हैं। अगर मुझे आप यहाँ आने से पहले बता देते तो मैं आपके स्वागत का अच्छे से बंदोबस्त कर देता। फिर ब्लेड कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मुझे यहाँ पर आने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? फिर वो पर्सन कहता है, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि मैं तो आपको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए आया हूँ। ऊपर की तरफ मेरे बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर ब्लेड कहता है, क्या वो मेरा इंतजार कर रहा है? उसे क्या लगता है कि मैं अपने दोनों पैरों से ऊपर की तरफ जाऊंगा, जबकि वो आरामदायक कुर्सी में आराम से बैठा होगा। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ सोआर के एक छोटी बस्ती का लड़का हूँ? और वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, जिसके प्रेशर की वजह से वो पर्सन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसी पर्सन के पीछे एक बॉडीगार्ड होता है जो कहता है, भले ही तुम नाइट हो लेकिन तुम अपनी हद पार कर रहे हो। वो सिर्फ इतना कह ही पाता है कि उसके पेट में अचानक से एक जोरदार किक पड़ता है, जिसके वजह से वो दूर जाके फेंका जाता है। फिर एक पर्सन स्माइल करते हुए कहता है, हद पार करने के बाद
तुम नहीं करो तो बेहतर होगा। ये स्माइल करने वाला पर्सन होता है गोथे और जिसने किक मारा होता है वो होता है ओटार। फिर गोथे एक लेटर को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि सर ब्लेड अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहे हैं। और उन्हीं के साथ एजे भी होता है जो कहता है, क्या हमें इन लोगों को मार देना चाहिए, इन लोगों को मार देना ही ज्यादा बेहतर होगा। उसकी बातें सुनकर वो पर्सन घबरा जाता है और सोचने लगता है, क्या एक बारबेरियन, लेकिन एक बारबेरियन सवार में कैसे हो सकता है। फिर ब्लेड कहता है, जाओ और अपने बॉस को नीचे बुलाओ और अब से ये गैम्बलिंग हाउस बंद किया जाता है। फिर वही पर्सन चिल्लाते हुए कहता है, तुम ऐसे अचानक कैसे कर सकते हो। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैं अपनी बातों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, जाओ और अपने बॉस को यहाँ लेकर आओ। फिर हमें बैजेट हाउस होल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रेगोरी हंसते हुए कहता है, मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में बहुत ज्यादा हलचल मचा रखा है। तुमने सोआर के छोटी बस्तियों के 2 ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। फिर ब्लेड ग्रीट करते हुए कहता है, आपका शुक्रिया सर ग्रेगोरी। फिर ग्रेगोरी एक चीज को देते हुए कहता है, ये ले लो, एक कन्नौर हाउस का प्राइड जामुन है और पोटली ने तुम्हें पहले भी इसे एक बार दिया था। फिर ब्लेड कहता है, आपने सही कहा, इसे मैंने सर जोसेफ के साथ शेयर भी किया था और उन्हें ये काफी पसंद भी आया। फिर ग्रेगोरी कहता है, ये चीज ही ऐसी है। ब्लेड कहता है, इसे देने के लिए शुक्रिया, मैं इसे अच्छे से एंजॉय करूंगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे इसे क्यों दिया। क्या कुछ ऐसा है जिसे आप मुझसे पूछना चाहते हैं। फिर ग्रेगोरी थोड़ा सा हिचकिचाते हुए ब्लेड से पूछता है, क्या मेरी रिश्वतखोरी पकड़ी गई। ग्रेगोरी कहता है, ये तुम्हारे टेरिटरी में भी है, अगर मैं तुम्हारे टेरिटरी में पब्लिकली आ जाता हूँ तो लोगों को लगेगा कि ये एक पर्सनल एजेंडा है। फिर ब्लेड कहता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी बात है आप बेफिक्र होके बोलिए। फिर ग्रेगोरी कहता है, उसका नाम ब्लैक बियर है और वो मीट के बिजनेस का बॉस है। उस जगह पर किडनैपिंग के काफी सारे इंसिडेंट हो चुके हैं और मुझे उसके ऊपर डाउट भी है, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हम दोनों उसे मिलकर धर दबोचे। फिर ब्लेड मन ही मन में सोचने लगता है, अच्छा उनके पर्सनल एजेंडा का मतलब ये था। तभी मैं सोआर की छोटी बस्तियों के गंदगी का अच्छे से सफाया करना चाहता हूँ और सर ग्रेगोरी पोर्टली के मीट के बिजनेस के इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं। हम दोनों जो चाहते हैं वो ब्लैक बियर से हासिल किया जा सकता है। फिर ब्लेड कहता है, तो क्या ये एक वार्निंग है या एक सब्जुगेशन। फिर ग्रेगोरी कहता है, उसे वार्निंग देना मतलब उसके ऊपर नरमी दिखाना। फिर ब्लेड कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी मैं उससे निपटने का प्लानिंग पहले से ही बना रहा था। फिर ग्रेगोरी कहता है, ठीक है, तो मैं अपने अंडर के फोर्सेस को कमांड दूंगा और हम 2 से 3 दिनों में इसकी शुरुआत करेंगे। फिर ब्लेड कहता है, ठीक है। ग्रेगोरी कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। फिर ब्लेड कहता है, तो क्या मुझे एक विस्की की बोतल मिल सकती है, क्योंकि मुझे भी एक खास आदमी को रिश्वत देनी है। फिर उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड ब्लैक स्मिथ के घर के बाहर पहुँच के कहता है, दरवाजा बंद क्यों है, क्या वो अभी आराम कर रहा है। फिर वो दरवाजा को खटखटाने लगता है और ओल्ड मैन कह के आवाज देने लगता है, पर दरवाजा पहले से ही खुला था। तो ब्लेड अंदर आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वो जगह पूरी तरह से शांत था, लेकिन ब्लेड को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और जब वो एक रूम के पास आता है तो वो सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें ब्लेड के सामने ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाता है जो बिस्तर पे पड़ा था और वो मर चुका था। फिर ब्लेड उसके पास आते हुए कहता है, मैं आपके लिए एक अच्छी शराब और एक अच्छा मीट लेकर आया हूँ, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन ऐसा लगता है मुझे आने में देरी हो गई। फिर वो कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर ब्लेड ब्लैक स्मिथ को देखने लगता है, उसे देखकर वो उदास हो जाता है। फिर वो इस्माइल करता है और कहता है, इस बार मैं नॉर्थ के बॉर्डर में था, वो जगह सच में बहुत खूबसूरत है, वहाँ के बर्फ से भरे पहाड़ आसमान को छूते हैं और उन पहाड़ों के सामने कभी न खत्म होने वाली सफेद बर्फ की चादर फैली हुई है। फिर वो अपने टूटे हुए शॉट को निकालते हुए कहता है, और मैंने उसी बर्फ के ऊपर ड्रैगन से फाइट की
और इस सॉर्ड ने आखिरी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरी में ये सिर्फ यादें बन के रह गईं। फिर ब्लेड उस टूटे हुए सॉर्ड को ब्लैक स्मिथ को पकड़ा देता है। फिर वो कहता है, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी को बचाने के लिए। फिर हमें बताया जाता है एक सॉर्ड जो एक बूढ़े आदमी के सपनों से बना और वो एक लड़के के हाथों में जाकर पूरा हुआ। वो तारों के जैसे चमकता हुआ सॉर्ड जो हेवन में लटकी हुई थी, वो आखिरकार फिर से उस बूढ़े आदमी के हाथों में वापस लौट चुकी है। इस बार इसकी चमक किसी चमकते हुए तारे से भी ज्यादा है। उसके बाद फिर हमें अगले दिन कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां ब्लेड, जेमिना और हार्विन तीनों ने मिलकर उस ब्लैक स्मिथ का अंतिम संस्कार कर दिया था और वो तीनों उसके ग्रेव के पास खड़े थे। फिर हार्विन कहता है, तुम में कुछ तो खास बात है, तुमने अपनी पहली तनख्वाह को ग्रेवस्टोन और टॉम मार्कर में खर्च कर दी और मोनेस्ट्री के पास के सबसे महंगे कब्रिस्तान में जगह खरीदी। फिर ब्लेड कहता है, मैं कम से कम उनके मरने से पहले सोआर की छोटी बस्तियों से उन्हें बाहर निकालना चाहता था। और गाइस, उसके ग्रेव में सोआर का बेस्ट ब्लैक स्मिथ करके लिखा होता है। फिर ब्लेड अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, किसी ने कहा था कि वो सोआर का सबसे बेस्ट ब्लैक स्मिथ है, जिसने मेरी स्वॉर्ड को बनाया था और उस स्वॉर्ड ने घोस्ट और ड्रैगन को मारा था। फिर भी उसने दुनिया को जानने के लिए अपना कोई भी नाम नहीं छोड़ा। फिर हार्विन कहता है, मैंने कई जगह इनके बारे में पूछा लेकिन किसी को भी इनका नाम नहीं पता था। फिर ब्लेड कहता है, वैसे भी एक नाम मेरे लिए क्या ही मायने रखता है, जब तक वो मुझे याद है ये मेरे लिए काफी है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग कब्रिस्तान के बाहर आ जाते हैं। फिर ब्लेड की नजर साइड की तरफ चली जाती है। फिर ब्लेड कहता है, उन बच्चों के साथ क्या दिक्कत है? फिर हार्विन कहता है, कौन? अच्छा, तुम उन बच्चों के बारे में बात कर रहे हो? फिर ब्लेड कहता है, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ वो मुझे झांकते रहते हैं। अगर उन्हें भीख मांगना है तो वो मेरे पास सीधा आके भीख मांग सकते हैं। फिर हार्विन कहता है, क्या तुम सच में ये नहीं जानते कि वो लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं? फिर ब्लेड कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? फिर हार्विन कहता है, लगता है तुम भूल गए, एक समय था जब हमारी आंखें भी इन्हीं की तरह दूसरों को झांकती रहती थी। इस बार की सर्दी में पहले के कंपेयर में ज्यादा ठंड है। फिर ब्लेड कहता है, अच्छा ऐसी बात है। फिर हार्विन कहता है, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो लोग सिर्फ ठंड से ही मर जाएंगे। फिर ब्लेड कहता है, तो हमें उनके लिए एक एक ब्लैंकेट खरीदना होगा, वो उनके लिए काफी होगा। फिर हार्विन थोड़ा सा अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है, क्या तुम सच में ये करने वाले हो? वैसे भी इस महीने के सैलरी में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही गोल्ड कॉइन बचा हुआ है। फिर ब्लेड कहता है, वैसे भी इस महीने में सेविंग करने के बारे में नहीं सोच रहा था, तो मैं एक गोल्ड कॉइन से कम इनके लिए एक एक ब्लैंकेट तो खरीद ही सकता हूँ। तुम्हें बस उन्हें ये जाकर कहना है कि जब हम उन्हें ब्लैंकेट दे तो उन्हें ब्लैक स्मिथ के लिए प्रे करना है। फिर हार्विन एक गोल्ड कॉइन लेते हुए कहता है, एक ब्लैंकेट के बदले में एक प्रेयर, ये काफी अच्छी डील है। फिर जेमिना अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, मैं इन सब के बारे में मैडम से भी बात करूंगी और इन्हें खाना दिलवाऊंगी। फिर ब्लेड अपने मन ही मन सोचता है, ये सही है, हम धीरे धीरे करके इसी तरह से चीजें बदलेंगे। फिर हमें बताया जाता है, भले ही एक टूटी हुई मामूली सी तलवार को ब्लैक स्मिथ के साथ दफना दिया गया है, लेकिन उस तलवार को पकड़ने वाला चमकता हुआ तारा आज भी सोआर की छोटी बस्तियों को रोशन करता है, भले ही उसका रंग और रूप बदल ही क्यों न गया हो। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लेड, ग्रेगोरी, बारबेरियन लीडर एजे और ओटार होते हैं और साथ ही उनके साथ कई सारे नाइट्स भी होते हैं। फिर ग्रेगोरी कहता है, मैंने जितना सुना था ये जगह तो उससे भी ज्यादा डरावना है। एक बार जब मौसम गर्म हो जाएगा तो ये बीमारी सोआर की छोटी बस्ती के सभी कोनों में फैल जाएगा। मैं तो सिर्फ इस जगह को बंद करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन हमें उससे भी कुछ ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। ब्लेड कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ब्लैक बियर हमें खुद वो जस्टिफिकेशन देगा जिससे हमें इस पूरी जगह को सफाया करने की जरूरत है। फिर ग्रेगोरी कहता है, तो क्या तुम शुरू से ही? फिर ब्लेड कहता है, हाँ, सोआर की छोटी बस्तियां कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आधे अधूरे तरीके से किसी से डील किया जा सके। फिर उसकी बातें सुनकर ग्रेगोरी स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल हाँ, मुझे यही तो तुम्हारी सीधी बातें पसंद है। फिर वो लोग अपने पूरे नाइट्स के साथ ब्लैक बियर के इलाके में आ जाते हैं। ब्लेड कहता है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। फिर ग्रेगोरी भी कहता है, ठीक है। फिर ब्लेड एक हल्की सी सांस लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं सोआर का ब्लेड, मैं यहाँ पर ब्लैक बियर को अरेस्ट करने आया हूँ जिसने सिटी के ऑर्डर को नहीं माना है।
मर्डर, फ्रॉड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और नोबल सिटी के राइटफुल रूलर्स को धोखा देने का क्राइम। तो ब्लैक बियर्ड जल्दी से बाहर आओ और इस जजमेंट का सामना करो। लेकिन इतना कुछ बोलने के बावजूद भी वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता। फिर ग्रेगोरी कहता है ऐसा लगता है कि वो लोग फाइट करना चाहते हैं, जैसे कि तुमने उम्मीद किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ब्लैक बियर हमें खुद वो बहाना दे रहा है जिसकी हमें जरूरत थी। वे सभी भी अपने हथियार को पकड़ के पूरे तरीके से तैयार होंगे। वैसे भी वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर वो लोग पकड़े गए तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। फिर ब्लेड कहता है एजे ओटार हम लोग सामने की तरफ लीड करेंगे। फिर वो लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। फिर एजे कहता है तो हमें इस बार कैसे करेंगे? क्या हम उन्हें फिर से डराएंगे जैसे हम गैम्बलिंग हाउस में उन्हें डराए थे? इनके अपराधों को देखते हुए ऐसा लगता है कि इनके ऊपर थोड़ा और ज्यादा सख्ती बरतनी होगी। फिर ब्लेड कहता है तुम्हें क्या लगता है ये वो गुंडे हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन को और बिना जन्मे हुए बच्चे को ब्लैक मैजिक के मटेरियल के तौर पे बेच दिया? और ये सुनने के बाद एजे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एजे अपने वर्ल्ड को एक्टिव करता है जिसे ब्लेड भी देख रहा था। फिर वो उस बड़े से दरवाजे को तोड़ देता है। इस अटैक की वजह से वहाँ जितने भी खड़े लोग थे वो लोग दूर फेंक आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें उसके शॉट को दिखाया जाता है और फिर एजे को दिखाया जाता है जो उन गुंडों के सामने खड़ा था। फिर वो कहता है इन लोगों को तो मौत के घाट उतारना भी काफी नहीं होगा। एजे को देखकर इन लोगों का भी सेम रिएक्शन होता है जैसे कि गैम्बल हाउस में हुआ था। मतलब ये लोग भी वही कहते हैं कि एक बारबेरियन सवार में कैसे आ सकता है। पर एजे कहता है मैं कोई ऑर्डिनरी बारबेरियन नहीं हूँ, मैं बुडाट ट्राइब का हूँ। और ये कहते हुए वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर वो लोग भी अटैक करते हुए कहते हैं हमें इसे रोकना होगा। फिर बारबेरियन लीडर बहुत ही तेजी से उनके पास आकर दो लोगों को एक ही झटके में मार देता है। फिर वो दो और लोगों के ऊपर अटैक करके उनके सर को धड़ से अलग कर देता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में था। फिर वो लोग एजे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों में एक्स को पकड़ के ओटार आता है जो एक जंप करता है और नीचे आके दो लोगों को मार देता है। फिर ओटार अपने एक्स को निकालता है और वो एजे के बगल वाले आदमी के चेहरे के ऊपर अपने एक्स को फेंक के मारता है। फिर दिखाया जाता है ओटार एजे के आसपास के लोगों को मार देता है, जिसे देखकर एजे कहता है ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। फिर वहीं पर ब्लैक बियर का एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है तुम सब खड़े होके क्या कर रहे हो, वो लोग सिर्फ दो लोग हैं। लेकिन तभी अचानक से ब्लेड का शॉर्ट स्ट्राइक आता है और उस ब्लैक बियर के पर्सन के शॉर्ट को दो टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन जब वो शॉर्ट स्ट्राइक पीछे की तरफ जाती है तो पीछे के पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर जब उस ब्लैक बियर के पर्सन को पता चलता है कि उसका शॉट पलक झपकते ही दो टुकड़े में टूट गया है, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो अपने शॉट में काफी ज्यादा ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और ब्लेड उन्हें काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है और सिर्फ ब्लेड की परछाई ही उन्हें इतना डराने के लिए काफी होती है कि उनके सामने मौत खड़ा है। फिर ब्लेड कहता है सभी लोग अपने घुटने टेको। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उन सभी को रस्सी से बांधकर बंदी बना देते हैं। फिर ग्रेगोरी कहता है ये जगह अच्छे से सफाया हो चुका है तो इन्हें हम सोल्जर्स के ऊपर छोड़ देते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्लेड भी कहता है ठीक है सर ग्रेगोरी। फिर वो लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। फिर ब्लेड एक दरवाजे के पास जाके उसे खोलता है। फिर वो लोग जैसे ही दरवाजे खोल के अंदर की तरफ देखते हैं तो ब्लेड सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक प्रीस्ट होता है जो ब्लैक बियर के सर के ऊपर अपने हाथ को रखा था। फिर वो प्रीस्ट ब्लैक बियर के सिर के ऊपर से हाथ को हटाते हुए कहता है वेलकम सर ब्लेड। फिर ब्लेड कहता है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वो प्रीस्ट कहता है मैं बिशप के ऑर्डर पे चर्च के तरफ से यहाँ आया हूँ। फिर ब्लेड कहता है और मैं यहाँ पर मेयर के ऑर्डर पर आया हूँ। तुम्हारे पीछे जो आदमी है जिसका नाम ब्लैक बियर है वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। फिर प्रीस्ट कहता है नहीं, यहाँ पर तो कोई क्रिमिनल नहीं है क्योंकि उसके सभी पापों को लॉर्ड के नाम पर माफ कर दिए गए हैं। फिर वो प्रीस्ट एक लेटर को दिखाते हुए कहता है ये एक होली इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस यानी माफी नामा। फिर वो प्रीस्ट कहता है गॉड सभी जगह है लेकिन उनकी रोशनी सभी के ऊपर बराबर रूप में नहीं चमकती। सबसे पहले इनकी रोशनी उनके ऊपर गिरता है जो सबसे ऊपर होते हैं, फिर ये उन्हें मिलता है जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ है और यही गॉड और चर्च है जो सबसे नीचे लोगों के लिए है जिन्होंने हमेशा ऐसे ही देखा है। दूसरे शब्दों में इस पृष्ठ का कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास पैसा है और वो अगर कोई भी क्राइम करता है तो गॉड उसके सभी पापों को माफ कर देते हैं। फिर ब्लेड कहता है एक माफीनामा, इसका मतलब ये है कि वो आदमी निर्दोष है। फिर वो पृष्ठ कहता है बिल्कुल बिशप ने इसे खुद जारी किया है। उसकी बातें सुन
सुनकर ग्रेगोरी हैरान हो तो ये सोचने लगता है क्या बिशप ने उसे खुद जारी किया है। यह कैसे हो सकता है, कोई उस जैसा हाई पोजीशन पर बैठा हुआ पर्सन वार की किसी छोटी बस्ती के एक क्रिमिनल बॉस की मदद क्यों ही करेगा। लेकिन इस वजह से ब्लेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मन ही मन कहने लगता है तुम ये कैसे सोच सकते हो कि सिर्फ एक सिंगल पेपर के पीस से क्या उस नकली चर्च में मरने वाले अनगिनत औरतों के आंसू को पोंछ सकते हो। फिर ब्लेड ब्लैक बियर की बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि ब्लैक बियर कहता है मैं निर्दोष हूँ, मुझे गॉड ने माफ कर दिया है, क्या ये बात काफी नहीं है। और वो ये बोलते हुए काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। फिर ब्लेड कहता है क्या कहा, गॉड ने माफ कर दिया। फिर प्रीस्ट कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना, अगर किसी का दिल साफ हो तो उसके सभी पापों को माफ कर दिया जाता है। ब्लैक बियर कहता है ये जो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है, तुम्हारा यहाँ आना सिर्फ समय की बर्बादी है। क्योंकि ये कहते हुए ब्लैक बियर के भी पसीने छूट रहे थे क्योंकि वो भी ब्लेड के गुस्से को महसूस कर चुका था। फिर ब्लेड सोचने लगता है कैसे, ये कैसे हो सकता है, तुमने जिन औरतों को बेचा था वो लोग डर से कांप रहे थे और अंधेरे में मारे गए थे, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुमने उन्हें तब तक धकेला जब तक वो औरत और उसके बच्चे मारे नहीं गए, इतना होने के बावजूद भी तुम फिर स्माइल कैसे कर सकते हो। फिर ब्लेड कहता है ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। फिर ब्लेड कहता है प्रीस्ट अगर किसी का दिल साफ हो तो क्या सच में उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो उसे माफ कर दिया जाएगा। फिर प्रीस्ट कहता है बिल्कुल, अगर तुम गॉड और चर्च से माफी पा सकते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है, तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। फिर ब्लेड अपने आंखों को बंद करते हुए कहता है मैं अच्छे से समझ गया। ब्लेड कहता है सर ग्रेगोरी क्या आपको वो बात याद है जो आपने मुझे उस कोहरे से ढके हुए विलेज में मुझे बताया था, अगर कोई भी वहाँ नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए, अगर कोई भी वो जिम्मेदारी नहीं लेता जो उसे लेना चाहिए तो वो काम को तुम्हें ही करना होगा। फिर उसकी बातें सुनकर ग्रेगोरी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ब्लेड कहता है तो ये उसके लिए। उसकी बातें सुनकर ग्रेगोरी बहुत घबराते हुए उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन ब्लेड उसकी बातों को नहीं मानता और अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और बहुत ही तेजी से उसके पास जाकर अपने स्वॉर्ड से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है और कहता है ये एक स्वॉर्ड मास्टर का जस्टिफिकेशन है। और ग्रेगोरी अपनी आंखें को बंद कर लेता है जिसे देखकर प्रीस्ट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एजे और ओटार उसे चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं। फिर ब्लेड उसके सर को काटने के बाद भी उसके सर के तरफ ही देख रहा होता है। फिर प्रीस्ट जब ब्लैक बियर के बॉडी को देखता है तो उसके गर्दन से खून के फवारे निकल रहे थे। फिर वो प्रीस्ट चिल्लाते हुए कहता है तुमने अभी क्या किया। फिर ब्लेड अपने स्वॉर्ड को जमीन पे रखता है और कहता है मैंने पाप किया है, मैं एक पापी हूँ, तो प्लीज मुझे भी माफी मांगने का मौका दीजिए। फिर उसके बाद हमें बैजर्ड मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोसेफ कहता है वो सच में किसी ऐसे आदमी को मार दिया जिसे बिशप की तरफ से माफीनामा मिला था। फिर ग्रेगोरी कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे उसे रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो आदमी माफीनामा लेकर आ जाएगा। फिर जोसेफ कहता है उसने उसे खुद पाया नहीं था बल्कि उसे दिया गया था। उन्हीं में से एक कहता है लेकिन एक बिशप सोआर की छोटी बस्ती के बॉस को वो क्यों ही देगा। फिर जोसेफ गुस्से से कहता है उसे क्या लगता है कि बैजेट एक मजाक है, ब्लेड अभी कहाँ है। फिर वोडन कहता है वो अभी मेरे ऑफिस में इंतजार कर रहा है, मुझे लगा कि वो लोगों के सामने ना आए तो ज्यादा बेहतर है। फिर जोसेफ कहता है तुमने अच्छा काम किया। फिर वो कहता है जगर जाओ और नाइट ब्लेड को जल्दी से अरेस्ट कर लो क्योंकि उसके ऊपर एक आदमी के मर्डर का क्राइम है। ये बात सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जोसेफ मन ही मन सोचने लगता है ये फैसला लेना काफी बेवकूफी भरा है, लेकिन उसने जो किया वो चीज समझ में भी आती है और इसके अलावा जानबूझकर उसे माफीनामा दिया गया। इसका मतलब ये बात साफ साफ है कि बिशप शुरू से ही ब्लेड को टारगेट बना रहा था, इसलिए अभी के लिए ये एकमात्र तरीका है। फिर ब्लेड जैगर को देखता है और जैगर कहता है ठीक है मैं समझ गया और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर ग्रेगोरी कहता है सर जैगर क्या आपके बदले मैं जा सकता हूँ। फिर जैगर कहता है ये मेरी ही गलती है कि मैंने उसे अच्छे तरीके से बड़ा नहीं किया, अगर वो गलत निकला है तो उसका दोषी मैं भी हूँ, इसलिए मैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाऊंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और ग्रेगोरी उसे सिर्फ देखते ही रहता है। फिर ग्रेगोरी मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है कि ये मेरी ही गलती है कि एक टीचर अपने खुद के स्टूडेंट को अरेस्ट कर रहा है, अगर मैं खुद अपने घर के फायदे के लिए इस बात को नहीं उठाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर जोसेफ कहता है सर ग्रेगोरी इस मामले में इन्वॉल्व होने की वजह से आपको भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेनी होगी। फिर ग्रेगोरी कहता है ये मेरी ही गलती है इसलिए मैं इसकी पूरी
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। फिर जोसेफ कहता है तुमने तो इसका फैसला काफी जल्दी ले लिया। फिर जोसेफ कहता है जल्दी से वरना जाओ और इस लेटर को उस पर्सन को डिलीवर करना है। जितना जल्दी ये लेटर उसके पास पहुंचेगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। फिर ग्रेगोरी उस लेटर को ले लेता है और कहता है उस पर्सन तक पहुंचाने का मतलब किससे है। वो जब लेटर को ध्यान से देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ग्रेगोरी अपने सीने में हाथ रखते हुए कहता है जितना जल्दी हो सके मैं उस पर्सन तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर जोसेफ कहता है वोडन मेज को बुलाओ और मेरे फादर और सैन रोजिनो को कांटेक्ट करो। जिम किड जितने भी अभी के मिशन है सभी मिशन को कैंसिल कर दो और जितने भी बेस्ट सोल्जर है उन सभी को इकट्ठा करो। वो तीनों भी ग्रीट करते हुए कहते हैं ठीक है मेरे लॉर्ड। फिर जोसेफ अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के सामने आ जाता है और सोचने लगता है मुझे इस चीज की पहले से ही उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो लोग इस तरह के बेशरम चाल को चलेंगे। 100 पेरे ब्लेड को चारे के तौर पे यूज करके मुझसे वॉर को डिक्लेयर करना चाहता है। अगर बात ऐसी है तो मुझे ट्रू बाइजेट के तौर पे उन्हें एक करारा जवाब देना होगा। ये इसके लिए बेहतर होगा। अब इसका समय आ चुका है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपने सिटी को फिर से वापस पाने की, क्योंकि ये पूरी सिटी बाइजेट को बिलोंग करती है। वन पीस शिवराज पूर्ति एंड मोडली थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ट्रिपल एस रैंक मेंबरशिप। इस चैप्टर के शुरुआत में हमें बिशप का सीन दिखाया जाता है। क्या उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लैक बियर को मार डाला और उसके सामने वही पृष्ठ झुका था जो ब्लैक बियर के साथ था, जो बिशप को कहता है हाँ योर ग्रेस। फिर वो बिशप कहता है मैंने जितना उसके बारे में सोचा था वो उससे भी ज्यादा तेज है और जो उसके जमानतदार है वो फादर एंड्रे हैं, मैं सही कह रहा हूँ ना। फिर वो प्रीस्ट कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। फिर वो बिशप कहता है उसे इस तरह से फंसाने का फैसला बिल्कुल सही था। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अगर सब कुछ सही रहा तो हम उसे पूरी तरह से खत्म भी कर सकते हैं। बाइजेट हाउस होल्ड का दूसरा बेटा जो सिर्फ अपने ब्लड लाइन के भरोसे मुझे चैलेंज करने की हिम्मत करता है और मेरे तरफ का एक कांटा जो एक सच्चा और अच्छा पादरी होने का दिखावा करता है और एक मामूली सा नाइट जिसे दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब और चुपचाप खड़े रहने का कोई रीजन नहीं है। और वैसे भी मेरी इच्छा पॉप की इच्छा है और पॉप की इच्छा ही गॉड की इच्छा है। तो गाइस जो पॉप होता है वो चर्च में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन वाला होता है। फिर वो आगे कहता है मेयर को लेटर भेजो। गाइस यहाँ पर मेयर का मतलब जोसेफ से है। फिर वो आगे कहता है मुझे उस बेवकूफ नाइट को एक अच्छा सबक सिखाना होगा जिसने मेरी माफी को इग्नोर करने की हिम्मत की और जाकर उनकी भी तैयारी करो। फिर वो प्रीस्ट थोड़ा हैरान हो तो ये कहता है क्या आपका मतलब उनसे है। फिर वो बिशप कहता है इसकी तैयारी मैं तब से कर रहा हूँ जब से मैं सोआर में गया था। मैंने सुना था कि उसके ऊपर ब्लैक लाइटनिंग गिरी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो गॉड गिफ्टेड भी क्यों ना हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो सिर्फ 1 साल के अंदर ऑरा का यूज करना सीख जाता है और एक नाइट भी बन जाता है। इसका मतलब जरूर उसके अंदर एक ब्लैक शैडो छुपी हो सकती है और एक बार सच्चाई जब सामने आ गई तो जो भी उस बच्चे की तरफ से आवाज उठाएगा वो भी नहीं बच पाएगा। फिर उसके बाद हमें बाइजेट हाउस होल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिशप के नाइट्स आ गए थे और वो लोग बाइजेट मेंशन की तरफ आ रहे थे। फिर उनका कैप्टन हाथ का इशारा करते हुए उन्हें रुकने के लिए कहता है। फिर उसके नाइट्स भी रुक जाते हैं। वो लोग बाइजेट मेंशन के गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनका कैप्टन चिल्लाते हुए कहता है हम यहाँ बिशप के ऑर्डर पर आए हैं। नाइट ब्लेड ने बिशप के माफी को इग्नोर किया। इसका मतलब गॉड की इच्छा को ना मानने के बराबर है। ये एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसे गॉड के खिलाफ भी माना जा सकता है। तो जल्दी से गेट खोलो और नाइट ब्लेड को हमें सौंप दो। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते तो तुम सभी लोगों को गॉड के खिलाफ माना जाएगा। फिर तभी गेट खुलता है और एक नाइट निकलते हुए कहता है क्या इतना जल्दी इतना हंगामा मचाना सच में जरूरी है। फिर बिशप का नाइट कैप्टन अपने शॉर्ट को निकालते हुए कहता है तुम कौन हो। फिर वो गेट खोलने वाला नाइट कहता है मैं मैक्सिम हूँ, लॉर्ड जोसेफ का नाइट, और मेयर के कमांड पे अभी रोजे से स्माइल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर बिशप के नाइट का कैप्टन कहता है ये इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे अथॉरिटी के बाहर है। वैसे भी हमें यहाँ के लोगों पर भी डाउट है कि वो लोग भी गॉड की इच्छा को नहीं मानते। उसकी बातें सुनकर मैक्सिम कहता है तुम काफी ज्यादा आगे जा रहे हो। ये कहना कि हम नाइट ब्लेड के साथ एक ही जगह पे रहते हैं किसी को गॉड की इच्छा को ना मानने का दोषी बनाता है। फिर वो नाइट कैप्टन कहता है चर्च इसी तरह से फैसला लेता है और आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि चर्च और नोबल के बीच एक अटूट लाइन है। फिर मैक्सिम कहता है लेकिन हम वो लोग नहीं है जिन्होंने लाइन क्रॉस की है। फिर तभी बाइजेट हाउस होल्ड के नाइट
नाइट्स आ जाते हैं और एक तरफ बेजेट हाउस होल्ड के नाइट्स और दूसरे तरफ बिशप के नाइट्स होते हैं। फिर मैगजिम कहता है अभी और यहीं पर हम इसी समय कानूनी अधिकार का यूज करके इस एरिया को सील कर रहे हैं। अगर तुम अंदर जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मेयर से परमिशन लेनी होगी। फिर बिशप का नाइट कैप्टन कहता है तुम इसके लिए काफी रिग्रेट करोगे। क्या तुम सिर्फ एक नाइट के लिए चर्च के ऑर्डर को मना कर रहे हो? क्या तुम्हें इसका अंजाम पता भी है? फिर मैगजिम स्माइल करते हुए कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोशिश तो करना ही होगा क्योंकि मैं भी उसके कर्ज में हूँ, इसलिए मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। फिर वो पहले के बात को याद करते हुए कहता है कम से कम मैं अपनी लाइफ की कीमत चुकाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें अगले दिन जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैगर कहता है क्या मैंने तुमसे हमेशा से नहीं कहा था कि आगे जो भी हो उसके लिए तुम्हें पहले से तैयार रहना चाहिए, लेकिन आखिर में लॉर्ड जोसेफ को ही सारी गड़बड़ी साफ करनी होगी। तुम एक नाइट बनने के बाद भी एक सर्वेंट से बेहतर नहीं हो। फिर ब्लेड कहता है मुझे माफ कर दीजिए। फिर जैगर ब्लेड को देखते हुए सोचने लगता है ब्लेड तुम होशियार हो, पर तुमने अपनी सोच थोड़ा और बढ़ा ली होती तो तुम इस तरह के फालतू से जाल में नहीं फंसते। नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे सोच के साथ नहीं है, बल्कि तुम अपने मिशन के लिए इतना ज्यादा भाग दौड़ कर रहे थे कि तुम्हें नोबल और चर्च के बीच एक नाजुक बैलेंस को समझने का मौका ही नहीं मिल पाया। फिर वो गुस्से से दांत पीसते हुए सोचने लगता है बिशप पियरे उसने अपना टारगेट बहुत सोच समझ के चुना। फिर वो कहता है लॉर्ड जोसेफ तुम्हारे लिए कुछ समय उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का समय है। जल्द ही तुम्हें चर्च में गवाही देनी होगी, तो इसलिए तुम तैयार हो जाओ। फिर ब्लेड अपने सिर को झुकाते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, और वो दोनों ही इस पर खामोश और उदास होते हैं। फिर जगर वहाँ से जाते हुए कहता है यहाँ पर हवा बहुत ठंडी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। फिर जगर वहाँ से चले जाता है। फिर उसके बाद सिस्टम ब्लेड से कहता है तुम अपने आप को दोष मत दो, तुमने वो किया जो करना चाहिए था। फिर ब्लेड कहता है हाँ ये साफ साफ बिल्कुल सही था और मुझे नहीं लगता कि मैंने जो किया वो कोई गलत था, लेकिन अब इस सिचुएशन नोबल और चर्च के बीच के मामले का हो गया है, तो हाँ ये मेरी ही गलती है। सोआर की छोटी बस्ती की दुनिया नाइट्स की दुनिया से बिल्कुल अलग है। फिर सिस्टम भी कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर वो पहले के बातों को याद करने लगता है जहाँ जैगर कह रहा था इस बात को अच्छे से याद रखना कि एक नाइट के शॉट भारी होने चाहिए क्योंकि वो तेज होती है। तो गाइस यहाँ पर शॉट के भारी होने का मतलब नाइट के ड्यूटी से था और तेज होने का मतलब नाइट के समझदारी से था। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है मुझे ऐसे लगता है आखिरकार मैं उनकी बातों को समझ गया। फिर उसके बाद हमें बिशप के चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिशप खिड़की के सामने खड़ा था, जो सामने देखते हुए कहता है अच्छा इसीलिए वो लोग एक हफ्ता रोकने के लिए इतना ज्यादा जोर दे रहे थे। फिर उसके बाद हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है जहाँ कई सारे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं ये ट्रायल बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, वह मरने के ही लायक था, वो प्रेग्नेंट औरतों को बेचा करता था, तुम कैसे इस तरह के मर्डरर को माफी दे सकते हो। फिर दूसरा पर्सन कहता है वो बिल्कुल सही कह रहा है, उसने वही किया जो उसे करना था, तो क्यों उसके साथ क्रिमिनल के जैसे बर्ताव किया जा रहा है। हमारे नाइट को तुम इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। सर ब्लेड सोआर के प्राइड हैं, हम पॉप के इस भेजे हुए बिशप को एक्सेप्ट नहीं करते। ये नॉर्थ है, हम ऐसे बिशप को चाहते हैं जिसके अंदर नॉर्थन ब्लड हो। उनकी बातें सुनकर बिशप कहता है यही रीजन है, इसीलिए लोग कहते हैं कि नॉर्थ के लोग जंगली लोगों से अलग नहीं हैं। ये सोचने वाली बात है, वो लोग लोगों के इमोशन को यूज करके मेरे फैसले बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, सच्चाई के सामने ये एक मामूली से चाल के अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो पहले से ही तय था कि उनकी ये चाल फेल होने वाली है। ये ट्रायल पॉप की इच्छा को रिप्रेजेंट करने का एक स्टेज होगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं ये बिशप इसलिए ऐसे कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस तरह से पॉप बन सकते हैं। फिर उसके बाद हमें ट्रायल के दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड के हाथों में जंजीर जकड़ा हुआ था और वो सामने खड़ा था। फिर जोसेफ को दिखाया जाता है जो थोड़ा परेशान था। फिर एक प्रीस्ट चिल्लाते हुए कहता है बिशप यहाँ आ रहे हैं। फिर तभी जोसेफ भी उसके तरफ देखने लगता है और वो सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या इनक्विजिटर। फिर उन्हें देखकर लोग बात करने लगते हैं क्या वो हेरेटिक इनक्विजिटर हैं, लेकिन वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या वो लोग इस ट्रायल के लिए कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रहे हैं। यहाँ तक वो लोग बुरे से बुरे विच हंटिंग में भी नहीं गए थे। फिर जोसेफ मन ही मन सोचने लगता है वो कितना ज्यादा रूथलेस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा प्लान बनाया। उनका इरादा शुरू से ही ट्रायल को इस दिशा में ले जाना था। क्या ग्रेगोरी अभी तक यहाँ नहीं आया? आखिर में हम समय के कमी के कारण फिर से पीछे रह गए। फिर वो बिशप कहता है सर ब्लेड गॉड के कंटेनिंग
ब्लेसिंग वर्ड्स के बाइबल के ऊपर अपने हाथ को रखो और ये शपथ लो कि तुम केवल सच्चाई के साथ ही अपना जवाब दोगे। फिर ब्लेड कहता है मैं सिर्फ सच बोलूंगा और वो अपना हाथ बाइबल के ऊपर रख देता है और उस बाइबल से रोशनी निकलने लगती है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाता है और उस फॉर्मेशन के वर्ड्स निकलकर वहाँ खड़े इंक्विजिटर के हाथ में पकड़े क्रिस्टल ऑर्ब में जाने लगती है और उस फॉर्मेशन को देखकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कुछ वैसा ही हालचाल वहाँ बैठे लोगों का भी था। फिर वो बिशप कहता है ओथ ब्लेसिंग एंग्रेव हो गई है और अब अगर तुम झूठ बोलते हो तो क्रिस्टल ऑर्ब की रोशनी गायब हो जाएगी। फिर बिशप जोसेफ की तरफ देखने लगता है और जोसेफ भी उसे ही देख रहा था। फिर जोसेफ अपने मन ही मन सोचने लगता है मुझे सबसे बुरे से बुरे सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना होगा। उसे परेशान देख बिशप स्माइल करने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है इसे ध्यान से देखो और खुद महसूस करो आज नॉर्थ का प्राउड ब्लड मेरे सामने कितना पावरलेस होकर बैठा है। आखिर सच से भी पहले सच ही है। फिर बिशप कहता है तो अब पैजट हाउस होल्ड के नाइट ब्लेड का ट्रायल शुरू होता है। इस चैप्टर के शुरुआत में बिशप ब्लेड से कहता है नाइट ब्लेड क्या आपने ब्लैक बियर नाम के आदमी को मारा है जिसे माफी दिया गया था, क्या ये स्टेटमेंट सच है? फिर ब्लेड कहता है हाँ ये सच है। फिर क्रिस्टल को दिखाया जाता है जिसमें से अभी भी रोशनी निकल रही थी। उसे देखकर बिशप कहता है तो ये बात सच है, तो तुम ये बात मानते हो कि तुमने गॉड के वर्ड को नहीं माना है? फिर ब्लेड कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने गॉड के वर्ड को नहीं मना किए हैं। फिर बिशप कहता है तो अब अगला सवाल। फिर उसके बाद बिशप ब्लेड को घूर घूर के देखने लगते हैं और दूसरी तरफ जोसेफ भी परेशान होते हुए अपने मन ही मन सोचने लगता है सच में वो कितना घिनौना है। वो ब्लेड से फालतू सवाल पूछ के उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जवाब क्या होता है। बिशप गॉड के इच्छा के नाम पर सवालों को तोड़ मरोड़ के पूछ रहा है। फिर बिशप कहता है क्या तुम मानते हो कि तुमने हमेशा से सही फैसला लिया है जब हर बार किसी आदमी को मारा है इस तरह के मामले में, क्या वो भी सही फैसला था? उसकी बातें सुनकर ब्लेड जवाब देता है हाँ। फिर दिखाया जाता है क्रिस्टल में से रोशनी गायब हो जाती है जिसे देखकर बिशप भारी आवाज में कहता है ये झूठ है। उसे देखकर जोसेफ मन ही मन सोचने लगता है वो जाल में फंस गया। कोई भी हमेशा सही फैसला नहीं ले सकता। जस्ट ऑलवेज और राइटियस ये वो वर्ड है जो सवाल में जानबूझकर छिपाए गए थे ताकि जवाब झूठ हो। फिर ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है मैंने झूठ नहीं बोला। फिर वो बिशप कहता है अब अगला सवाल। 1 साल पहले सोआर की छोटी बस्ती में एक लड़के के बारे में रिपोर्ट आई थी। उस लड़के के ऊपर ब्लैक लाइटनिंग गिरी थी। इस बात को सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर बिशप कहता है क्या वो लड़के तुम थे? इस बात को सुनकर ब्लेड जवाब देता है हाँ वो लड़का मैं ही था। फिर वो बिशप हंसते हुए कहता है तब तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ। फिर ब्लेड कहता है हाँ वो तो है। फिर बिशप कहता है क्या तुम्हारे ऊपर उस ब्लैक लाइटनिंग के गिरने के बाद तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी या किसी अननोन एंटिटी से तुम्हें रिवलेशन मिला? रिवलेशन का मतलब समझ लो कोई बहुत ही बड़ी ज्ञान वाली बात। फिर उसकी बातें सुनकर वहाँ बैठे लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। उनकी बातों को सुनकर जोसेफ मन ही मन सोचने लगता है भीड़ उसके खिलाफ हो रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि उसकी इतनी तेजी ग्रोथ पर यकीन करना मुश्किल है, पर इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो किसी हेरेटिक्स के साथ है। तो गाइस हेरेटिक्स का मतलब होता है जो लोग गॉड के खिलाफ होते हैं। फिर वो आगे सोचने लगता है मैंने खुद अपनी आंखों से उसे कई बार आगे बढ़ते हुए देखा है। उसकी शॉट ऐसी चमक से चमक रही थी जिसका कंपेयर किसी भी चीज के साथ नहीं किया जा सकता। फिर बिशप कहता है मेरे सवाल का जवाब दो, तुम चुप क्यों हो? फिर ब्लेड अपने होठों को दांत से चबाते हुए सोचने लगता है मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं हाँ कहता हूँ तो मैं हेरेटिक बन जाऊंगा और अगर मैं ना कहता हूँ तो मुझ पर झूठा बोलने का आरोप लग जाएगा। फिर सिस्टम ब्लेड से कहता है हाँ बोलो, अगर तुम झूठ बोलते हो तो वो अभी के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बस इतना कहो कि तुम्हारे ऊपर लाइटनिंग गिरने के बाद तुम्हें चक्कर आने लगा और तुम कुछ समय के लिए अपना दिमाग खो बैठे। अगर तुम नहीं कहते हो तो इसे झूठ माना जाएगा और अगर ऐसा होता है तो तुम्हें अपने आप को समझाने का मौका भी नहीं मिलेगा। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है अभी भी 3 सवाल बाकी है, अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाता है तो मुझे तुम्हारी असली पहचान बतानी पड़ेगी। फिर सिस्टम कहता है तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, मेरे पास अपनी पहचान छुपाने का एक तरीका है। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? फिर बिशप चिल्लाते हुए कहता है तुम चुपचाप क्यों खड़े हो, मेरे सवाल का जवाब दो। फिर सिस्टम ब्लेड से कहता है मेरे ऊपर भरोसा रखो। फिर ब्लेड कहता है आप पूछ रहे हो क्या मैंने कोई आवाज सुनी? ब्लेड उसके आगे कुछ बोल पाता है कि उससे पहले पीछे से आवाज आता है रुक जाओ। उस आवाज को सुनकर जोसेफ, बिशप और सभी लोगों का ध्यान
उसके तरफ चले जाता है और ये बोलने वाला पर्सन होता है फादर एंड्रू, जो ग्रेगरी के साथ यहाँ पर पहुँच गया था। फिर फादर एंड्रू कहते हैं ये ट्रायल बिल्कुल भी फेयर नहीं है। उसे देखकर ब्लेड हैरान होते हुए कहता है फादर एंड्रू आप यहाँ पर? फिर वो बिशप चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे पास कोई भी परमिशन नहीं है यहाँ आने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ट्रायल को अनफेयर बोलने की। फिर फादर एंड्रू कहते हैं मैं सर ब्लेड का जमानतदार हूँ, मैं सोआर के ब्लेड का जमानतदार हूँ। फिर वो कहता है मैं वही हूँ जिसने उसके नाम को उठाया, जो नाम गंदगी में था, जिसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने उस नाम को गॉड के सामने ऑफर किया। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस लग रहा था तो उससे पहले आपको मेरे पास आना चाहिए था। फिर बिशप कहता है ठीक है मैं तुम्हें अंदर आने की परमिशन देता हूँ। फिर फादर एंड्रू भी कहते हैं तो ठीक है। फिर वो आगे की तरफ जाने लगते हैं और वो ब्लेड के पास जाकर रुक जाते हैं। फिर ब्लेड कहता है फादर एंड्रू। फिर फादर एंड्रू उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। फिर फादर एंड्रू कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया, अब आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। फिर फादर एंड्रू अपने सिर को घुमाते हुए कहते हैं बिशप पीरे प्लीज अपने सवाल को दोबारा पूछिए, अभी और अब से मैं सर ब्लेड के जगह पे जवाब दूंगा। फिर बिशप कहता है ये बात कंफर्म हो चुका है, नाइट ब्लेड वही लड़का है जो सोआर की छोटी बस्ती में ब्लैक लाइटनिंग की चपेटे में आ गया था। उसके ऊपर ब्लैक लाइटनिंग गिरने के बाद क्या उसे किसी तरह की आवाज सुनाई दी या किसी अननोन एंटिटी से उसे रेवलेशन मिली? उसकी बातें सुनकर फादर एंड्रे ब्लेड की तरफ देखने लगते हैं, पर उसके खामोश चेहरे को देखकर फादर एंड्रे सोचने लगते हैं। फिर वो कहते हैं नेचुरली सर ब्लेड के सभी एक्शन यहाँ तक कि फ्यूचर में होने वाले भी अब से उस आवाज के साथ होगी। उसकी बातें सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वो बिशप कहते हैं क्या ये आवाज अनहोली है? फिर फादर एंड्रू कहते हैं ये आवाज क्या उस गॉड की तरफ से नहीं होगा जो ऊपर आसमान में रहते हैं? उसके बातें सुनकर बिशप काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर फादर एंड्रू आगे कहते हैं सर ब्लेड ने घने अंधेरे को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चीर दिया। उन्होंने पिलग्रिम्स को फॉलन ड्रैगन के रेमिनेंट से बचाया और साथ ही हेरेटिक बिंग से बच्चों की जान बचाई। तो प्लीज इसके बारे में दोबारा सोचें कि ये कितना ज्यादा रेयर है, एक नाइट जिसे मेरे और सेंट रिजन दोनों के द्वारा एक्नॉलेज किया जा रहा है। उसकी बातें सुनकर वहाँ खड़े लोग आपस में ही बात करने लगते हैं कि मैं समझ गया ये कोई अनहोली चीज नहीं बल्कि गॉड की आवाज है। हाँ ये बात लॉजिकल भी लगता है क्योंकि उसके गारंटर फादर एंड्रेस हैं। बिशप कहता है वो सोआर की छोटी बस्ती में पैदा हुआ, उस जैसे छोटी जगह में पैदा हुआ। क्या आपको लगता है कि गॉड की ब्लेसिंग मिलना इतना ज्यादा आसान है? फिर फादर एंड्रू कहते हैं लॉर्ड फ्रोसन भी एक फॉलन नोबल फैमिली के बेटे थे। उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर उठने तक कई सारे हार्डशिप का सामना किया और वो एकमात्र स्वॉर्ड मास्टर बन गए, साथ ही इस एम्पायर के फाउंडिंग किंग भी बने। गॉड की ब्लेसिंग ये देखकर नहीं दिया जाता कि वो कहाँ पैदा हुआ है, लेकिन ये देख के दिया जाता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। और गाइस मुझे ऐसे लगता है जो फाउंडिंग किंग लॉर्ड फ्रोसन है उसके और ब्लेड के सिस्टम के बीच कुछ न कुछ रिलेशन है। फिर बिशप कहता है ठीक है अब अगला सवाल, क्या नाइट ब्लेड ने सोआर की छोटी बस्ती में जीने के लिए अनगिनत क्राइम किए हैं? क्या ये स्टेटमेंट सच है? फिर फादर एंड्रू कहते हैं ये इमरजेंसी रिलीफ की तरह था। फिर बिशप चिल्लाते हुए कहता है एक क्राइम को इमरजेंसी रिलीफ कैसे कहा जा सकता है? फिर फादर एंड्रू कहते हैं बिशप क्या आपने सोआर की छोटी बस्ती की रियलिटी के ऊपर कभी अच्छे से ध्यान दिया है? चोरी डकैती कभी कभी लोगों को मार भी दिया जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जीने के लिए ट्रेजेडी के अलावा और कोई दूसरा चॉइस नहीं है। ये सिर्फ सोआर के ब्लेड की कहानी नहीं है बल्कि उस छोटी बस्ती में रहने वाले हर एक पर्सन की रोज की जिंदगी है। चर्च ने उन पे दया दिखा के वॉर में सपोर्ट किया जिससे ट्रेजेडी के कभी न टूटने वाले साइकिल को तोड़ा जा सके। और उसकी बातें सुनकर बिशप को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो ब्लेड की तरफ उंगली को पॉइंट करते हुए कहता है लेकिन नाइट ब्लेड का ग्रोथ रेट इतना ज्यादा अनबिलीवेबल क्यों है? जिसने हाल ही में तलवार उठाई उसने इतना जल्दी ऑरा को अवेकन कर लिया और नाइट के साथ फाइट भी की, यहाँ तक कि एक ड्रैगन को भी मार डाला। फिर फादर एंड्रू कहते हैं उस दिन वो सिर्फ एक मर्सनरी था जो अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए अंधेरी रात में भागता रहा। रात के अंधेरे आसमान को एक चमत्कारी प्योर व्हाइट लाइट ने चीर दिया। मैं अकेला नहीं हूँ जिसने ब्लेड के रेडिएंट वर्ल्ड को देखा है। फिर बिशप कहता है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है? और अगर नहीं है तो ये सिर्फ एक दावा है।
फिर तभी एक पर्सन कुछ लेटर्स को दिखाते हुए कहता है मैं एविडेंस को सबमिट करता हूँ, और ये कहने वाला होता है जोसेफ, जो कहता है ये ऑनरेबल नाइट द्वारा खुद से लिखा गया टेस्टिमोनियल लेटर है। जिसकी बातें सुनकर बिशप भी थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है हैनाल हाउस होल्ड का नाइट डुंकेन, सैन रोजिनो की होली नाइट जस्टिया और नॉर्थ के रूलर्स वेरनॉफ हाउस होल्ड के वारिस वॉल्कोव वेरनॉफ ने खुद से इसे लिखा है, और इन सभी ने सर ब्लेड के अचीवमेंट की गवाही दी है। फिर बिशप गुस्से से अपने मुट्ठी को कसते हुए मन ही मन सोचने लगता है उसके फेथ के बारे में डाउट करना, उसका एक मामूली सा ओरिजिन, यहाँ तक कि इस बारे में भी डाउट करना कि उसका टैलेंट सिर्फ मनगढ़ंत थी। मैंने उसके ऊपर कई सारे आरोपों का जाल बुनने की परेशानी उठाई, लेकिन आखिरी में क्या, मुझे ही इसका खुलासा करना होगा। फिर बिशप कहता है सील ऑफ बाइंडिंग को यहाँ लेकर आओ। फिर तभी कुछ होली नाइट्स एक बड़े से कॉफिन को लेकर आने लगते हैं, और ये होली नाइट्स वेटिकन के पैलाडिन्स होते हैं, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं क्या वो वेटिकन के पैलाडिन्स नहीं है, तो वो आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, क्या ये मामला इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे सीधे वेटिकन के पैलाडिन संभाल रहे हैं। फिर वो बिशप कहता है मैं पीरे इस पूरे ट्रायल का प्रेसाइडिंग कर रहा हूँ, अब मेरे पास एक आखिरी सवाल बाकी है। मेरे ये सवाल शब्दों के साथ होंगे, लेकिन इस मामले की सच्चाई सीधा एक्शन के जरिए दिखाया जाएगा। फिर वेटिकन के पैलाडिन्स उस कॉफिन को खोलते हैं, जिसे देखकर फादर एंड्रू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और सामने की तरफ एक मिरर होता है, जिसे देखकर फादर एंड्रू कहते हैं ये तो सेंट मारेलो का मिरर है। फिर बिशप कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वेटिकन का एक होली रेलिक है, और जो भी पर्सन इस मिरर को देखता है ये मिरर उसकी सच्चाई को बताता है। फिर वो एक क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है तो अभी से एग्जॉर्सिज्म रिचुअल शुरू। सोल डार्क ट्रिपल एक्स एंड फोटो वॉल्क रॉय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ट्रिपल एस रैंक मेंबरशिप। इस चैप्टर के शुरुआत में फादर एंड्रू कहते हैं क्या एग्जॉर्सिज्म रिचुअल, ये किस तरह का बेतुका बात है, क्या सर ब्लेड का इनोसेंस सच्ची गवाही के जरिए साबित नहीं हो रहा है। फिर बिशप कहता है मैं ऐसा पर्सन हूँ और ये मेरी ड्यूटी है, अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे उसे पूरी तरह से क्लियर करना है। फिर जोसेफ अपने मन ही मन सोचने लगता है वो सिचुएशन को अपने फेवर में कर रहा है, लेकिन एक बार एग्जॉर्सिज्म रिचुअल पूरा हो गया तो उसके बाद ये एक बेइज्जती की निशानी बन जाएगी, और ये ऐसी स्टिग्मा बन के रहेगी जो पूरी जिंदगी भर उसका पीछा करेगी। ये ट्रायल जिस इरादे से की गई थी अब वो इरादा बदल चुका है, अब यहाँ पर सच या झूठ बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, और इस वजह से जोसेफ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब जो कुछ बचा है वो ये है कि हर उस पर्सन के ऊपर बोझ डाला जाए जो ब्लेड के लिए गवाही के रूप में खड़ा है। शुरू से ही ये ट्रायल नॉर्थ के ऊपर कंट्रोल पाने का सिर्फ एक बहाना था। फिर बिशप इनक्विजिटर को कहता है होली प्रेयर की तैयारी करो। फिर फादर एंड्रू कहते हैं लॉर्ड बिशप अभी भी हमारे पास एक क्रिस्टल ऑफ बचा हुआ है जो सच्चाई को बता सकता है, तो आप होली आर्टिफैक्ट को क्यों यूज कर रहे हैं, वेटिकन के होली आर्टिफैक्ट को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। फिर बिशप चिल्लाते हुए कहता है अपनी जुबान संभाल के बात करो, क्या इसके अंदर इविल चीज की मौजूदगी का पता लगाना तुम्हारे लिए इतनी मामूली बात है, अगर सच में उसकी सोल पूरी तरह से साफ है तो उसे बिना किसी छल कपट के बस होली रेलिक के सामने खड़े होने की जरूरत है। फिर फादर एंड्रू अपने मन ही मन सोचने लगते हैं अगर कोई इविल के एग्जिस्टेंस को जस्टिफिकेशन के रूप में यूज करता है तो इसे बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता। फिर फादर एंड्रू ब्लेड को कहते हैं मैं अब इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सकता, पर तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे अंदर की इम्प्योर चीजों को रिवील करता है। मुझे तुम्हारे ऊपर अटूट विश्वास है, मैंने तुम्हारे ट्रू सेल्फ को काफी करीब से देखा है। लेकिन ब्लेड कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो सिर्फ अपने होठों को दांतों से चबा रहा था। फिर बिशप कहता है तुम किस बात से हिचकिचा रहे हो, सर ब्लेड रेलिक के सामने खड़े हो जाइए। फिर तभी ब्लेड सोच में पड़ जाता है। फिर सिस्टम कहता है ये ठीक है। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है लेकिन, फिर सिस्टम उसके बात को काटते हुए कहता है प्राउड के साथ आगे बढ़ो, जैसे कि तुम हमेशा चमकते हुए आगे बढ़ते हो और ये ब्लेड का वर्ल्ड होता है। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है ठीक है, और वो जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है जैसे कि उसके पैर के नीचे पानी हो उस तरह से रिपल होने लगता है। फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो सामने देख के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि पहली बार ब्लेड के सामने पूरे तरह से सिस्टम अपेयर होता है और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। फिर सिस्टम कहता है कम से कम मुझे अब ये समझ में आ गया कि उस बूढ़े ब्लैक स्मिथ के आंखों में क्या इमोशन था, वो जरूर चाहता होगा कि उसका हम्बल शॉट तुम्हें रोक ना पाए। और गाइस पहली बार इस मानवा में सिस्टम के चेहरे को दिखाया जाता है जो एक मेल है और ब्लेड के बाद इस मानवा में ये दूसरा
दूसरा मेन कैरेक्टर है। फिर सिस्टम आगे कहता है, मैं तुम्हें वो सब सिखाया जो मैं सिखा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा और बड़े होते हुए देख पाता। उस मिरर के रिफ्लेक्ट होने से बचने के लिए मुझे और भी गहरे रियल में जाना होगा। फिर ब्लेड कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर सिस्टम कहता है, नाइट का वर्ल्ड किसी समुद्र की तरह बड़ा और गहरा होता है। अब तक तुमने मुझे जो वर्ल्ड दिखाया है उसमें तुमने सिर्फ अपने एक कदम को आगे बढ़ाया है। अब समय आ गया है कि तुम गहरे पानी में उतरो। फिर ब्लेड कहता है, अभी भी मेरे अंदर बहुत कमी है उस वर्ल्ड के गहराई तक पहुंचने में। फिर सिस्टम स्माइल करते हुए कहता है, एक दिन तुम वहां तक पहुंच जाओगे। अब अकेले जाने का समय आ गया है। सिर्फ तुम ही हो जो अपने पूरे वर्ल्ड को बना सकता है। फिर ब्लेड कहता है, इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसे ना कर पाऊं। फिर धीरे धीरे करके सिस्टम डिसअपेयर होने लगता है। फिर सिस्टम डिसअपेयर होने से पहले कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तो अब हम दोबारा डीपर वर्ल्ड में मिलेंगे। और ब्लेड उसे गौर से देख रहा होता है। फिर सिस्टम जाने से पहले कहता है, तब तक के लिए अलविदा। फिर सिस्टम वहां से पूरी तरह से गायब हो जाता है, मतलब ब्लेड के वर्ल्ड की गहराई में चले जाता है और ब्लेड कुछ भी नहीं कर पाता। फिर ब्लेड भी अपने वर्ल्ड से बाहर आ जाता है, मतलब ब्लेड का कॉन्शियसनेस बाहर आ जाता है। फिर बिशप चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम वहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो? सर ब्लेड, अपने आंखें खोलो और मिरर को देखो। फिर उसके बाद ब्लेड कहता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे करके अपने आंखें खोलने लगता है। फिर ब्लेड अपने वर्ल्ड को ओपन करके मिरर को देखता है और कहता है, मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा चाहे कुछ भी हो। जिसके वजह से मिरर में भी कुछ रिएक्शन होने लगा था और उस मिरर में से एक व्हाइट लाइट बाहर निकल रहा था। उसे देखकर बिशप के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उसे देखकर वहाँ सभी लोग, जोसेफ और फादर एंड्रू भी काफी हैरान हो जाते हैं। उसे देखकर वहाँ खड़े लोग कहते हैं, उधर देखो, ये तो एक व्हाइट लाइट है। सेंट मारिलो का मिरर लाइट ऑफ डाउन से रंगा हुआ है और ये एक ऐसी नोबल लाइट है जो सिर्फ उन लोगों के लिए निकलती है जिनमें शर्मिंदगी का एक भी कतरा नहीं होता। फिर दिखाया जाता है उस चर्च के ऊपर के बादल हट जाते हैं, जिसे देखकर चर्च के बाहर खड़े लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है चर्च के आसपास के बादल और वहाँ का कोहरा धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। उसे दूर खड़े जेमिना और मर्सिला भी देख रहे थे और सामने देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि चर्च के ऊपर बादलों का एक बड़ा सा सर्कल बन गया है। फिर वो बिशप लड़खड़ाते हुए कहता है, गुडनेस, मतलब अच्छाई। फिर ब्लेड कहता है, मुझे एक भी चीज गलत नहीं लगती जो मैंने किया है, तो तुम सब मेरे साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो और मुझे इस तरह से कोस क्यों रहे हो? फिर वो रोते हुए कहता है, आखिर तुम सब मेरे साथ सब कुछ छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर तभी आसमान को चीरते हुए एक व्हाइट लाइटनिंग चर्च के ऊपर गिरने लगती है और सेंट मारेलो का मिरर काफी जोर से चमकने लगता है, जिसे देखकर बिशप के होश उड़ जाते हैं और इसे देखकर फादर एंड्रू और जोसेफ भी काफी हैरान होते हैं। फिर हमें बताया जाता है उस लड़के ने कोई भी गलत काम नहीं किया, उसने बस अपने आप को जिंदा रखने का काम किया। उसने बस वही किया जो करना जरूरी था। अंतिम गवाह जिसने उसके इनोसेंस को साबित किया वो आवाज था जो उस लड़के के साथ हमेशा रहता था। तो गाइस, यहाँ पर सिस्टम की बात की जा रही है। फिर दिखाया जाता है चर्च के ऊपर व्हाइट लाइटनिंग गिर रही होती है और चर्च के बाहर ब्लेड के लिए कई सारे लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। टीना खान, रोबियल इस्लाम, न्यू ब्लॉगर 2024 and Path Sangui, thank you for joining Triple S rank membership and Spiritual Anime, thank you for joining God rank membership। इस चैप्टर के शुरुआत में हमें बिशप को दिखाया जाता है जो सेंट मारेलो के मिरर के सामने खड़ा होता है और वेटिकन का वो सेंट मारेलो का मिरर टूट के चकनाचूर हो गया होता है, जिसे देखकर बिशप अपने मन ही मन सोचने लगता है इस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि डायरेक्ट वेटिकन से मिला हुआ होली रैलिक वो इसलिए टूट के चकनाचूर हो गया क्योंकि वो सिर्फ एक नौसिखिया नाइट के सोल को रिफ्लेक्ट कर रहा था। फिर वो कहता है, क्या किसी ने देखा कि उसके सोल में क्या रिफ्लेक्ट हुआ था? फिर उसके बगल में खड़ा प्रीस्ट कहता है, उसमें किसी भी तरह का इविल बिंग नहीं था। अगर ऐसा होता तो इनक्विजिटर्स को पता चल जाता। और वो कह रहे हैं कि सीधा चर्च के शिखर के ऊपर लाइटनिंग गिरी, ये रियलिटी को दिखाने के लिए काफी ज्यादा है। फिर बिशप अपने मन ही मन सोचने लगता है, मैं नहीं बता सकता कि क्या था, लेकिन ये चमकदार था तो ये कोई इविल चीज नहीं था, पर इसे बिल्कुल भी गॉड की ब्लेसिंग नहीं कहा जा सकता। मुझे इसकी रिपोर्ट सीधा वेटिकन को देनी होगी, भले ही इसका ओरिजिन
वेटिकन कोई इविल चीज नहीं है, लेकिन यहाँ जो हुआ उसे जान के उनका भी इंटरेस्ट इसमें जाग जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो शायद उसे फिर से ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। फिर तभी पीछे से एक प्रीस्ट आता है और चिल्लाते हुए कहता है, बिशप सैन रोजिनो से हमारे लिए एक लेटर आया है। फिर बिशप कहता है, उस लेटर को पढ़ो। सोआर के बिशप पेरे, आपने जिस ब्लैक बियर को माफीनामा दिया था उसके और ब्लैक मेज के बीच के कनेक्शन को आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगर आप इसे मना करते हैं या एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन ही मन कहता है, वे जंगली नॉर्थर्न्स लोग, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई एक वेटिकन के रिप्रेजेंटेटिव से इस तरह से बात करने की। उनके पास इतना ज्यादा हिम्मत सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके पास नॉर्थर्न हाउसेस का सपोर्ट है। अगर वो सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं तो वेटिकन की अथॉरिटी भी उन्हें संभालने के लिए काफी नहीं है। फिर वो बिशप कहता है, मेज को बुलाओ और एक टेलीग्राम ड्रैगन ब्लड ड्यूक को भेजो। फिर उसके बाद हमें बैजेड हाउस होल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोसेफ कहता है, ऐसे लगता है कि सैन रोजिनो ने बिशप पियरे को पहले ही लेटर भेज दिए हैं। ये बहुत ही जल्दी था। ऐसे लगता है उनके मन में पहले से ही लंबे समय से गहरी नाराजगी रही होगी। फिर जैगर कहता है, नॉर्थ के साथ पॉप का बुरे तरह से बर्ताव करना पहले से ही फेमस हो गया है। फिर जोसेफ कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, सेंट्रल का पक्षपात करना और इंसल्ट करने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये उतना भी बुरा नहीं है। अगर पॉलिटिकल तरीके से देखा जाए तो सैन रोजिनो का सपोर्ट पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता, पर नॉर्थ में पावर का एक नया बैलेंस बन रहा है और अब से नॉर्थ के लॉर्ड और सैन रोजिनो के बीच एक अलायंस बनने जा रहा है। फिर जोसेफ वोडन से पूछता है, प्रीस्ट कैसे हैं? फिर वोडन कहता है, वो अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ और दिन उन्हें बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा क्योंकि वो अपने कमजोर शरीर के साथ इतना भयंकर बर्फीले तूफान का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे। फिर जोसेफ कहता है, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करो और अगर पॉसिबल हो सके तो मैं उन्हें सर्दी में वरना वापस भेजना पसंद नहीं करूंगा। फिर जोसेफ अपने मन ही मन सोचने लगता है, हालांकि हमने फादर एंड्रू को यहाँ लाने के लिए ब्लेड को बहाने के रूप में यूज किया, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि उनकी प्रेजेंस ही बिशप के ऊपर प्रेशर डालने के लिए काफी है। वे इतना ज्यादा फेमस है कि अगर वो बिशप का भी काम संभाले तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उन पर सवाल उठाएगा। तो ऐसे समय में उन्हें हमारे तरफ ही होना चाहिए। फिर तभी अचानक से कोई दरवाजे को खटखटाते हुए कहता है, सर जोसेफ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर जोसेफ कहता है, अंदर आ जाओ। फिर तभी एक पर्सन जोसेफ के तरफ आते हुए दिखाया जाता है और ये ब्लेड होता है जो जोसेफ के सामने आके खड़ा हो जाता है। फिर जोसेफ ब्लेड से पूछता है, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? फिर ब्लेड अपने सिर को झुकाए हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। फिर जोसेफ कहता है, मैं बहुत ही केयरफुली प्लान बनाकर अपने रिजल्ट को पाना पसंद करता हूँ, लेकिन तुम इसके बिल्कुल अपोजिट हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहते हो। शुरुआत से लेकर अब तक ऐसा एक भी समय नहीं रहा जो तुम्हारे बारे में प्रेडिक्ट किया जा सके और अब से वेटिकन की नजरें तुम्हारे ऊपर रहेंगी। आखिरकार तुमने उनके प्लान को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। फिर ब्लेड फिर से माफी मांगता है। फिर जोसेफ कहता है, फादर एंड्रू ने कहा था कि शायद तुम्हारे अंदर गॉड की ब्लेसिंग है, ऐसा है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे बना दूंगा। पर जोसेफ की बातें सुनकर ब्लेड को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर जोसेफ कहता है, इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारा स्पेशल अलाउंस है, ये तुम्हारी सैलरी नहीं बल्कि तुम्हारे अचीवमेंट का रिवॉर्ड है। फिर तभी ब्लेड को पहले के बाद याद आती है जहाँ वोडन कह रहा था, हॉनर की कीमत साल में एक बार चुकाई जाती है और ये स्पेशल अलाउंस के नाम पर जस्टिफिकेशन का यूज करते हुए दी जाती है। फिर ब्लेड सोचता है, अच्छा तो यही वो स्पेशल अलाउंस है। फिर जोसेफ कहता है, ये 300 से भी ज्यादा गोल्ड के सिक्के हैं। उसकी बातें सुनकर ब्लेड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है, क्या इन्होंने 300 कहा? फिर ब्लेड कहता है, लेकिन आप इतना ज्यादा क्यों दे रहे हैं? फिर जोसेफ कहता है, जब तुम मेरे साथ काम करते थे तो मैंने उस हर एक दिन का हिसाब किताब किया है। अब जब तुम एक नाइट हो तो तुम पहले के अचीवमेंट का रिवॉर्ड लेने के हकदार हो। उसकी बातें सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और शुक्रिया कहता है। फिर जोसेफ कहता है, इसे अच्छे से याद रखो, अब तुम एक नाइट के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हो। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? फिर ब्लेड कहता है, हाँ
मैं आपकी बातों को समझता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। फिर जोसेफ कहता है, नाइट ब्लेड, तुमने गॉड के विल के खिलाफ ब्लैक बियर के माफीनामे को नहीं माना। ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इस गड़बड़ी के पीछे खुद बिशप पी रहे हैं, पर तुमने इसे इग्नोर किया, इसलिए तुम इस गलती के जिम्मेदार हो। इसलिए नाइट ब्लेड, तुम्हें अब से सोआर से वैनिश किया जाता है। उसकी बातें सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जोसेफ को दिखाया जाता है जो ब्लेड को एक सीरियस लुक के साथ देख रहा था, जिसे देखकर ब्लेड भी समझ जाता है अब इनका फैसला बदलने वाला नहीं है। और उसे देखकर जैगर और वार्डन भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उसकी बातें सुनकर ब्लेड अपने मन ही मन सोचने लगता है, आखिर उनके कहने का क्या मतलब है, क्या मैं अब से सोआर में नहीं जा सकता। फिर ब्लेड जोसेफ की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है अब कोई दूसरा चॉइस नहीं है। यहाँ तक कि मेरी एक छोटी सी भी गलती उन्हें एक रीजन दे सकती है कि बिशप और वेटिकन फिर से अपनी चाल चल सकते हैं। फिर जोसेफ सोचने लगता है, आधे अधूरे मन से की गई नरमी एक जहर है, हमें अभी एक बहुत ही अच्छा फैसला लेने की जरूरत है। उसे एक हफ्ते के अंदर ही सोआर छोड़ना होगा। फिर उसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है, जहां एक मर्सनरी कहता है, काश मेरे पास 100 गोल्ड कॉइन होता। उसकी बातें सुनकर दूसरा मर्सनरी कहता है, तो तुम उसका क्या करते। फिर पहला मर्सनरी कहता है, मैं एक अच्छा सा जमीन खरीदता और वहीं पे सेटल हो जाता और बचे हुए पैसे से वहाँ पर खेती करता। क्या खेती करना एक अच्छा बिजनेस नहीं है। फिर दूसरा मर्सनरी कहता है, तुम्हें क्या सच में लगता है कि बिजनेस करना इतना ज्यादा आसान है। फिर पहला मर्सनरी कहता है, समय का कोई भरोसा नहीं, तुम कभी भी मर सकते हो। क्या ये एक तलवार के साथ जीने से ज्यादा बेहतर नहीं है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना रुकी। और हमें वहीं पे छोटे ब्लेड को दिखाया जाता है जो पोछा मार रहा था, जो कहता है, आखिर ऐसा कौन ही होगा जो मुझे इतना ज्यादा गोल्ड कॉइन देगा। फिर वो पहला मर्सनरी कहता है, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। फिर ब्लेड कहता है, अगर मेरे पास 100 गोल्ड कॉइन होता तो सबसे पहले मैं अपना कर्ज चुकाता। फिर पहला मर्सनरी कहता है, क्या तुम सच में 100 गोल्ड कॉइन के लायक भी हो। ऐसा लग रहा है हमारा रूकी पहले से ही लालची दिखाई दे रहा है। क्या तुम गैम्बलिंग खेलने के शौकीन हो। फिर ब्लेड कहता है, ये कोई गैम्बलिंग का कर्ज नहीं है, बस ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कर्ज मुझे चुकाना है। उसके बाद सुनकर वो मर्सनरी कंफ्यूज होते हुए कहता है, आखिर गैम्बलिंग के अलावा ऐसा कौन सा कर्ज है जो तुम्हें चुकाना है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्लेड सोच रहा होता है, अब मेरा यहाँ से जाने से पहले ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अब कर्ज को चुकाने का समय आ गया है। और ये रोजेस इस्माइल में होता है, जहाँ मर्सिला कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें इन फी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ब्लेड कहता है, तुमने हाल ही में सड़क में रहने वाले बच्चों की देखभाल के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है और तुमने अपनी सारी सेविंग को इस जगह को इन में बदलने में लगा दी है। इन मतलब होटल होता है। फिर ब्लेड आगे कहता है, एक बार जब हम इस मुश्किल दौर से निकल जाएंगे तो रोजेस इस्माइल फिर से खिल उठेगी। फिर मर्सिला कहती है, लेकिन फिर भी तुम्हें 50 गोल्ड कॉइन की तो जरूरत होगी। फिर ब्लेड कहता है, ये सच में सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, तुम इसे मेरी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझो, तुम बाद में प्रॉफिट में से मुझे कुछ हिस्सा दे सकती हो। फिर मर्सिला कहती है, तब तो मुझे और ज्यादा हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मेरा इन्वेस्टर को जरा सा भी नुकसान हो। मैं पहले ये सब जेमिना के ऊपर छोड़ के एक ब्रेक लेने के बारे में सोच रही थी। फिर ब्लेड कहता है, मैं रोजेस इस्माइल को ऐसे ही खत्म होते हुए नहीं देख सकता। फिर मर्सिला कहती है, अगर तुम्हें इतना ज्यादा ही चिंता है तो तुम्हें अपना ख्याल अच्छे से रखना चाहिए। तुम अभी अभी तो यहाँ वापिस आए हो और तुम फिर से इतना जल्दी यहाँ से जा भी रहे हो। फिर ब्लेड कहता है, मैं इस बार सेफली वापिस लौटूंगा। फिर मर्सिला कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर ब्लेड कहता है, शुक्रिया मर्सिला। जिसके बाद सुनकर मर्सिला हैरान होते हुए पूछती है, पर किस लिए। फिर उसके बाद हमें पहले के मर्सिला को दिखाया जाता है, जो सच में खूबसूरत दिख रही थी, और उसके सामने जॉर्ज और छोटा ब्लेड होता है, जिसे याद करके ब्लेड सोचता है, मेरे अंधेरे और बेजान दुनिया में रंग वापस लाने के लिए। फिर वो इस्माइल करते हुए प्यार से कहता है, तुम्हारा हर एक चीज के लिए शुक्रिया। इस चैप्टर के शुरुआत में हमें बाल्टी से भरे हुए पानी को दिखाया जाता है, जिसे फादर एंड्रू के साथ रहने वाला बच्चा लेके जा रहा था। फिर तभी उस बाल्टी के हैंडल को एक पर्सन अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुम ऐसे ही लेके जाओगे तो तुम सारे पानी को गिरा दोगे। और ये कहने वाला होता है ब्लेड, जिसे देखकर वो छोटा बच्चा कहता है, सर ब्लेड आप यहाँ। फिर ब्लेड कहता है, क्या फादर एंड्रू ठीक हैं? फिर वो बच्चा कहता है, मुझे लगता है कि उन्हें अभी बहुत आराम की
जरूरत है। इतनी ठंडी मौसम में उनके लिए चलना काफी ज्यादा मुश्किल है और वो यहाँ आते के साथ सीधा बिशप के पास चले गए और वहाँ उलझ गए। उन्होंने जरा सा भी आराम नहीं किया। फिर ब्लेड कहता है क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी जरूरत है, कुछ ऐसा जिसमें मैं तुम लोगों की मदद कर सकूं। फिर वो बच्चा कहता है नहीं, लॉर्ड जोसेफ ने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। फिर ब्लेड कहता है अच्छा ऐसा है। फिर वो बच्चा कहता है लेकिन क्या ये सच है? फिर ब्लेड कहता है क्या बात? फिर वो बच्चा प्यार से कहता है कि वो कह रहे थे कि आपको गॉड की ब्लेसिंग मिली है। जिसकी बातें सुनकर ब्लेड सोचने लगता है अफवाहें जितना ज्यादा फैलती है उतना ही लोग उसे बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगते हैं। फिर ब्लेड कहता है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे तुम सोचते हो। जिसकी बातें सुनकर वो बच्चा कहता है क्या ऐसी बात है? फिर वो कहता है फिर भी फादर को ये पसंद आया कि आप पूरी तरह से एक नाइट बन गए हैं। फिर ब्लेड कहता है क्या सच में? फिर वो बच्चा कहता है हाँ, और आपको गॉड की ब्लेसिंग भी मिली है। फिर ब्लेड कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं है। फिर वो प्यार से स्माइल करते हुए कहता है क्या मैं अपने फेलो इनिशिएट्स के सामने अपनी बड़ाई कर सकता हूँ कि मैंने आपके साथ एक बार प्रेयर की थी? फिर ब्लेड कहता है जरूर, अगर तुम चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। फिर ब्लेड सोचता है आखिर इसमें बड़ाई करने जैसा क्या है? बड़ाई करना मतलब बढ़ा चढ़ा के तारीफ करना। फिर ब्लेड उस बच्चे को पानी का बाल्टी देते हुए कहता है ठीक है अब तुम्हें आगे जाना चाहिए। फिर वो बच्चा कहता है मेरी बात सुनने के लिए शुक्रिया। फिर ब्लेड कहता है ठीक है तो अब हम बाद में मिलेंगे। फिर ब्लेड वहाँ से जाते हुए कहता है मैं उसे ढूंढने जा रहा था लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अब कोई मदद नहीं हो सकता क्योंकि वो अभी आराम कर रहे हैं। फिर उसके बाद ब्लेड आगे की तरफ जाने लगता है और वो एक जगह आके रुक जाता है। फिर ब्लेड के वर्ल्ड को दिखाया जाता है जिसके अंदर ब्लेड का कॉन्शियसनेस होता है और वो सोचने लगता है अब शांत है, जवाब देने के लिए कोई भी आवाज नहीं बचा। बहुत समय हो गया जब मैंने अकेले होने का महसूस किया है। तो गाइज यहाँ पर ब्लेड सिस्टम की बात कर रहा है। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे लगता है मुझे अब इसकी आदत डालनी होगी। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ब्लेड अभी सोआर में है जहाँ ग्रेगरी को दिखाया जाता है जो कहता है ऐसे लगता है हम सच में एक टीम के रूप में काम करने के लिए नहीं बने हैं। जब भी हम एक टीम बनाकर काम करते हैं तो एक के बाद एक डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। और उसके बगल में ब्लेड होता है जो ग्रेगरी के साथ शराब पी रहा होता है जो कहता है हाँ ये बात मुझे पता है। फिर ग्रेगोरी कहता है तुम कब जा रहे हो? फिर ब्लेड कहता है 5 दिनों बाद, लेकिन उससे पहले सब चीज की तैयारी पहले ही हो गया तो मैं जल्द ही चले जाऊंगा। फिर ग्रेगोरी कहता है खैर रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमने जो प्लान बनाया था वो पूरा हो गया। ब्लैक बियर गैंग के चले जाने के बाद कन्नौर फैमिली का एक्सपेंशन सोआर में तय हो गया है और साथ ही लॉर्ड जोसेफ के साथ बातचीत पहले ही तय हो चुकी है। फिर ब्लेड कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम हमें कुछ तो फायदा हुआ। फिर ग्रेगोरी कहता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार हूँ, मेरे पैट्रियार्च आपको पूरी लाइफ स्पॉन्सर करके इस कर्ज को चुकाना चाहते हैं। फिर ब्लेड हंसते हुए कहता है तब तो ऐसे लगता है कि मैं हमेशा के लिए फ्री में सॉसेज खा सकता हूँ। फिर ग्रेगोरी भी हंसते हुए कहता है मैं तुम्हें इतना ज्यादा दूंगा कि तुम खाते खाते ऊब जाओगे। फिर ग्रेगोरी थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है मैं शर्मनाक बातें करने वाला पर्सन नहीं हूँ, लेकिन तुमने जो उस दिन किया था, तुम्हारे एक्शन उस दिन किसी भी नाइट से ज्यादा नेटली और होनरेबल थे। उसकी ऐसी बातें सुनकर ब्लेड भी हैरान हो जाता है। फिर ग्रेगोरी कहता है मुझे याद नहीं कि मैंने ये होते हुए कब देखा था। धर्म, पॉलिटिक्स, अपने खुद के फायदे और एम्बिशन को तुमने इन सब को पूरे तरह से इग्नोर किया और सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर के कोड को फॉलो किया। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ एक सच्चे नाइट को देखना सच में बहुत रेयर है और तुम उन रेयर में से एक हो। फिर वो ब्लेड की तरफ देखते हुए कहता है उस दिन की बात को याद करने के बाद मुझे अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी और तुम्हारे ऊपर प्राउड महसूस हो रहा था। जिसकी बातों को सुनकर ब्लेड भी थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर ग्रेगोरी अपने शराब के कप को आगे करते हुए कहता है बाहर जाने के बाद अपना अच्छे से ख्याल रखना। उसकी बातों को सुनकर ब्लेड स्माइल करता है और उसके कप से अपना कप टकरा के कहता है ठीक है सर ग्रेगोरी, मैं अपना ख्याल रखूंगा। फिर उसके बाद हमें शाम के समय सोआर के रिवर साइड का सीन दिखाया
दिखाया जाता है जहां ब्लेड के साथ हार्वेन होता है। हार्वेन कहता है ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं मुझे ठीक से सीप देखे हुए कितना लंबा समय हो गया। इसे देखो, ये एक कैरेक क्लास का सीप है, नदी जम गई है इसलिए कैप्टन के लिए इसे चलाना मुश्किल होगा। फिर ब्लेड कहता है ये तो बहुत महंगा भी है। फिर वो कहता है हार्वेन क्या तुम अभी भी शिप चलाना चाहते हो? फिर हार्वेन कहता है बिल्कुल मैं ऐसा करना चाहता हूँ। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम अभी भी सोआर से बहुत आगे जाना चाहते हो? फिर हार्वेन कहता है हाँ, लेकिन आज तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अचानक से तुम इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हो? पर ब्लेड उसकी बातों का जवाब नहीं देता और स्माइल करने लगता है। फिर हार्वेन कहता है इसे देखो, ये 200 गोल्ड का है। फिर ब्लेड कहता है क्या ये कॉग है? फिर हार्वेन कहता है हाँ, ये दूसरों के कंपेयर में थोड़ा सा सस्ता होता है, इसलिए ज्यादातर मर्चेंट इसी का ही यूज करते हैं। फिर ब्लेड कहता है ठीक है, तो मैं इसे खरीदूंगा। उसके बाद सुनकर हार्वेन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? फिर ब्लेड कहता है मुझे और जेमिना को सपोर्ट करने में कभी भी हेजिटेशन ना करने के लिए ये मेरी तरफ से रीपे है। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस कर्ज को कभी न कभी चुकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही तुम यहाँ जमीन पर लंगड़ाते हो, लेकिन वहाँ दूर समुद्र में तुम्हें लंगड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ब्लेड उस शिप के डॉक्यूमेंट को देते हुए कहता है ये शिप का डॉक्यूमेंट है, अब तुम इस डॉक्यूमेंट पे अपने नाम का सिग्नेचर करो। उस डॉक्यूमेंट को देखकर हार्वेन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर ब्लेड कहता है अब से ये शिप तुम्हारा है, जिसे देखकर हार्वेन कहता है रुको, ये क्या है? फिर उसके बाद वो स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर ब्लेड भी सोच में पड़ जाता है। फिर उसके बाद ब्लेड एक कैप को उठाता है और हंसते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन हार्वेन। फिर हमें हार्वेन को दिखाया जाता है जो उस डॉक्यूमेंट को पकड़ के रो रहा था, क्योंकि हार्वेन का यही एक सपना था जिसे वो अपने लाइफ में पूरा करना चाहता था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लेड ब्लैक स्मिथ के कब्र के ऊपर वाइन को डाल रहा होता है, क्योंकि उस ब्लैक स्मिथ का भी एक सपना था कि वो एक बार नोबल लोगों की वाइन को पीना चाहता था। फिर ब्लेड कहता है मैंने आखिरी बार उस ओल्ड ब्लैक स्मिथ को अलविदा कह दिया जिसे मैं लंबे समय से कहना चाहता था, और सर वोर्डन जिन्होंने मेरे बदले ऑर्डर नोट को पढ़ा, मैं उन्हें शुक्रिया करता हूँ। मैंने एक आखिरी मुलाकात सर किड और सर ग्रेगरी से भी की, जिन्होंने बेघर बच्चों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने में मदद की थी, और इस तरह से मैंने एक एक करके अपने कर्ज को चुकाना शुरू कर दिया और अपने कर्जदारों के नाम को पीछे छोड़ते गया, जिनके कर्ज को एक समय पर मैं चुकाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और समय बहुत ही जल्दी बीत गया। फिर उसके बाद ब्लेड के जाने के एक दिन पहले रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्लेड कहता है मैंने सर ग्रेगोरी से बात की है, जब नदी का पानी पिघल जाएगा तो तुम इस्तुरमा जाके कन्नौर फैमिली के मीट के शिपमेंट को लोगे। वे खुले समुद्र में शिप नहीं चलाते, लेकिन तुम्हारे लिए ये पहली शिपमेंट बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। फिर हार्वेन कहता है क्या तुमने पहले से ही ट्रेड करने के लिए लोगों से कनेक्शन बना लिए हैं? फिर ब्लेड कहता है जब तुम कर सकते हो तो तुम्हें इसकी तैयारी करनी होगी। फिर वो पीछे मुड़ते हुए कहता है ओटार, तुम हार्वेन के बिजनेस में मदद करोगे, तुम्हारा हार्वेन के साथ रहना बहुत मायने रखता है। फिर ओटार भी स्माइल करते हुए कहता है ठीक है। फिर हार्वेन कहता है क्या तुम कल चले जाओगे? फिर ब्लेड कहता है हाँ, मैं कल सुबह ही चले जाऊंगा। फिर हार्वेन कहता है क्या तुम आज सुबह मेयर को ग्रीट करने गए थे? फिर ब्लेड कहता है वो पब्लिक और प्राइवेट मैटर्स के मामले को अलग करने में स्ट्रिक्ट है, वे अभी बिशप के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, इसलिए मैं उनसे नहीं मिल सका। मेरे ग्रीटिंग को रिसीव करने से ही वेटिकन को कुछ पॉलिटिक्स फायदा मिल सकता है। फिर हार्वेन कहता है वो लालची फायदा उठाने वाले। फिर हार्वेन कहता है वैसे तुम उन सभी से मिल चुके हो जिनसे तुम्हें मिलना था। फिर ब्लेड स्माइल करते हुए कहता है खैर अभी भी एक बचा है। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्लेड ऊपर वाले फ्लोर की तरफ देख रहा था। फिर उसके बाद हमें जेमिना को दिखाया जाता है जो एक कंबल ओढ़ के बैठी हुई थी। फिर तभी ब्लेड दरवाजा को खटखटाते हुए कहता है जेमिना दरवाजा खोलो, पर जेमिना उसे सुनने के बावजूद भी कुछ नहीं करती। फिर ब्लेड कहता है तुम कब तक अपने कमरे में बंद रहोगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है, इसलिए दरवाजा खोलो। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। हार्वेन ने मुझे बताया, तुम्हें पता है कि कैप्टन होवर के हाइडआउट में क्या हुआ? उसकी बातें सुनकर जेमिना काफी हैरान हो जाती है। फिर ब्लेड कहता है तुम तो मुझे अच्छे तरह से जानती हो, है ना? अगर मैं कुछ कहता हूँ तो मैं उसे जरूर करता हूँ, तो इसलिए दरवाजे से दूर हट जाओ, मैं 3 गिनते ही इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। फिर उसके बाद वो काउंट करने लगता है 1 2, पर उसके 3 बोलने से पहले ही जेमिना दरवाजा खोल देती है। फिर उसके बाद जेमिना
कहती है तुम क्या कहना चाहते हो, जल्दी से जो कहना है कहो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके ऐसे बर्ताव को देखकर ब्लेड जेमिना की तरफ देख रहा था, पर जेमिना बिल्कुल उसे इग्नोर कर रही थी। फिर ब्लेड कहता है मैं तो आराम करने और तुम्हारा इंतजार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, तो मेरी बातों को समझो। फिर जेमिना कहती है कौन सी बात। फिर उसके बाद ब्लेड जेमिना को अपने कंधे में उठा लेता है। फिर जेमिना चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। फिर ब्लेड कहता है मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है, और वो जेमिना को अपने कंधे में उठाकर वहाँ से लेके जाने लगता है। मिस्टर हरी, लकी इस्माइल, JMG गेमिंग और उत्कर्ष राय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग SSS रैंक मेंबरशिप। आशीष कांबले, RJ गैम्बलर 07, सोल डार्क XXX, अनु माही, मोडोली और न्यू ब्लॉगर 2024, थैंक यू फॉर रीजॉइनिंग SSS रैंक मेंबरशिप। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जेमिना शर्माते हुए कहती है मुझे अभी के अभी नीचे उतारो, और यहाँ पर जेमिना ब्लेड के पीठ के ऊपर होती है। फिर वो कहती है पूरे हफ्ते अपने कमरे में बंद रहना और मुझे इस तरह से घसीट कर बाहर निकालना। आखिर हम लोग जा कहाँ रहे हैं, बहुत रात हो गई है, आखिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। फिर ब्लेड कहता है मैं कल यहाँ से चले जाऊंगा। फिर जेमिना कहती है तुम्हें मुसीबतों से दूर रहना चाहिए था। फिर ब्लेड कहता है पहले मैं मुसीबतों से भाग रहा था, अब मुझे भगाया जा रहा है। फिर जेमिना कहती है बेवकूफ कहीं के। फिर ब्लेड कहता है कम से कम मुझे सिर्फ भगाया जा रहा है, मारा नहीं जा रहा। फिर वो साइड में ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है ये तो कर्फ्यू है, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा देर हो गई है, तो अब मैं दौड़ने जा रहा हूँ। फिर जेमिना कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर ब्लेड अपने पैर को कस के जमीन के ऊपर रखता है और बहुत ही तेजी से वहाँ से दौड़ने लगता है। उसे देखकर जेमिना कहती है तुम पागल कमीने कहीं के। पर ब्लेड जेमिना की बातों को इग्नोर करके बहुत ही तेजी से दौड़ रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जेमिना सामने की तरफ बहुत ही गौर से देख रही होती है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होता है और उसे देखकर जेमिना कह रही होती है ये सच में काफी खूबसूरत है। फिर उस शॉप का ऑनर कह रहा होता है सर ब्लेड आपका यहाँ स्वागत है। फिर ब्लेड कहता है मुझे देर से आने के लिए माफ कर दीजिए, क्या मेरा ऑर्डर तैयार है। फिर वो शॉप ऑनर कहता है बिल्कुल सर ब्लेड, मैं इसको कल आपके पास लाने ही वाला था, क्योंकि आज मैं आपसे मिल नहीं पाया था। फिर ब्लेड जेमिना से कहता है उसे पहन कर देखो। फिर जेमिना कहती है क्या तुम उसे मुझे पहनने के लिए कह रहे हो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और ब्लेड चलते हुए कह रहा होता है जब तुमने वो ड्रेस पहनी जो मैंने तुम्हें दी थी, तो तुम उस ड्रेस में काफी अच्छी लग रही थी। पर जेमिना कुछ नहीं बोल रही होती है। फिर ब्लेड वहीं पे रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम अजीब तरह का बर्ताव क्यों कर रही हो। फिर दिखाया जाता है जेमिना वही ड्रेस पहनी होती है जिसे वो देख रही थी। फिर वो शर्माते हुए कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, अच्छा हुआ कि मैंने टेलर से इसे बिल्कुल सही फिट कराया है, मुझे शक हो रहा है अगर तुम और लंबी हो जाओगी तो। फिर जेमिना उसकी बातों को काटते हुए कहती है क्या तुम मरना चाहते हो। फिर ब्लेड कहता है अब से मैडम से उधार लेना बंद करो और सिर्फ अपने कपड़े पहनो। फिर जेमिना कहती है एक नेकलेस, इयररिंग्स, शूज, कॉस्मेटिक्स और यहाँ तक कि एक फैन भी, तुम्हें क्या लगता है कि इन सब की कीमत क्या होगी। फिर ब्लेड कहता है जितना ब्लैक स्मिथ के शॉप में लटकी हुई स्वॉर्ड की कीमत है। फिर जेमिना कहती है तुम ये क्या बकवास मजाक कर रहे हो, इस जूते की अकेले की कीमत 5 गोल्ड से भी ज्यादा है। फिर ब्लेड कहता है और भी अच्छा होता अगर मेरे पास तुम्हारे बाल बनाने का समय होता, लेकिन मैं अभी बहुत बिजी हूँ। फिर जेमिना कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें बेवकूफों की तरह बाहर निकाला जा रहा है। फिर जेमिना कहती है तो तुम अगली बार कब आओगे। फिर ब्लेड कहता है मुझे नहीं बताया गया है, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर जेमिना कहती है ऐसा तो नहीं है कि तुम कभी वापस नहीं आओगे, है ना। फिर ब्लेड कहता है क्या अगर मैं वापस नहीं आया तो क्या तुम भी मेरे साथ चलने के बारे में सोच रही हो। फिर जेमिना शर्माते हुए कहती है क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो, आखिर मैं क्यों रोजेस इस्माइल को छोड़ के जाऊंगी। फिर ब्लेड कहता है इस बारे में बात करते हुए मैडम ने कहा कि वो तुम्हें इन चलाने देने के बारे में सोच रही है। उसकी बात सुनकर जेमिना हैरान होते हुए कहती है क्या मैं। फिर ब्लेड कहता है इससे पहले कि तुम लोग बैंकक्रप्ट हो जाओ मुझे वापिस आना होगा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है। फिर जेमिना कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। फिर ब्लेड कहता है मैं अपने इन्वेस्टमेंट को वसूलने के लिए जरूर वापिस आऊंगा, तो हमारे घर का अच्छे से ख्याल रखना। फिर जेमिना शर्माते हुए सोचने लगती है क्या हमारा घर। फिर ब्लेड अपने कपड़े से कुछ ढूंढने लगता है और फिर उसके बाद एक रुमाल को देते हुए कहता है ये ले लो, इसे मैंने बनाया है। फिर ब्लेड कहता है मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जाहिर तौर पे
नोबल लोग ऐसा ही करते हैं। फिर जेमिना कंफ्यूज होते हुए कहती है क्या करते हैं। फिर उसके बाद ब्लेड घुटने के बल बैठ जाता है और एक हल्की से सांस लेते हुए कहता है, लेडी जेमिना क्या आप प्लीज मुझे अपना रुमाल देंगे। और उसे देखकर जेमिना काफी शर्मा रही थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमें फिर से बताया जाता है एक नाइट किसी भी लेडी से उसके रुमाल को दो तरीके से रिसीव करता है, पहला शॉर्ट के टिप पर और दूसरा हैंड टू हैंड। फिर बताया जाता है एक खाली प्लाजा में मतलब चौक में एक नाइट अपने लेडी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और उस लेडी का रुमाल उसके हाथों से नाइट के हाथों में चला गया। भले ही उस लेडी को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन नाइट ने अपने मन से उस ग्रेट ड्यूटी को निभाया और ये उस लेडी को जिंदगी भर प्रोटेक्ट करने की शपथ थी। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है और आप इस काले घोड़े के पैर को देखकर समझे क्या होंगे कि ये नॉयर है और नॉयर के पैरों के निशान रोजेस स्मेल से जा रहे होते हैं, उस ब्लैक स्मिथ के दुकान से जा रहे होते हैं और वो मेयर मतलब जोसेफ के ऑफिस से भी जा रहे होते हैं और उन पैरों के निशान को देने वाले के ऊपर ब्लेड सवार होता है। फिर तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जो कांपते हुए कहता है नीचे इतना शोर शराबा क्यों है। और उसके सामने गोथे होता है जो कहता है ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ निकलने से पहले ही मैं ठंड से मर जाऊंगा। फिर ब्लेड उसे देखकर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर गोथे कहता है आपको क्या लगता है मैं एक नाइट का अटेंडेंट हूँ। फिर ब्लेड कहता है ये तुम किस तरह की बचकानी बात कर रहे हो, मैं ऑलरेडी नाइट से निकाल दिया गया हूँ, अब मैं कोई नाइट नहीं हूँ। फिर गोथे कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, अब मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हट सकता और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे स्कैमर भरे पड़े हैं, अगर मैं अकेले रहा तो वो लोग सिर्फ एक हफ्ते में मुझे भिखारी बना देंगे। फिर ब्लेड कहता है तुम कोई ऐसे नहीं हो जो स्कैमर्स की बात करे। फिर गोथे कहता है मुझ पे भरोसा करो और मेरे साथ चलो, तुम्हें भले ही सड़क छाप लोगों की समझ जरूर होगी, लेकिन मैं दुनिया को तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने अपने फ्रेंड के लिए एक बोर्ड भी खरीदा है, क्या तुम बाद में मेरा भी ख्याल ऐसा रखोगे। फिर ब्लेड एक हल्की से सांस छोड़ते हुए कहता है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा कर सकता हूँ। फिर गोथे पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। फिर ब्लेड कहता है हम ईस्ट की तरफ जाएंगे। फिर गोथे कहता है क्या ईस्ट, ये काफी रैंडम है। फिर तभी ब्लेड नीचे की तरफ कुछ देखने लगता है और दिखाया जाता है उसके शॉर्ट के नोक पे वही एम्बर होता है जिसे लेडी एलिशिया ने ब्लेड को दिया था। फिर वो उसी पहाड़ के ट्री को याद करने लगता है जहाँ पे व्हाइट स्नेक स्पिरिट था और वो सोचने लगता है वहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे ढूंढना है। फिर गोथे कहता है ये बेकार में इधर उधर भटकने से ज्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद ब्लेड पीछे की तरफ मुड़ के देखने लगता है और वो यहाँ से आखिरी बार सोआर और मेयर के सिटी हॉल को देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद वो मुड़ जाता है और वहाँ से जाते हुए सोचने लगता है अपना ख्याल रखना सोआर। फिर वो उन्हीं नॉयर के पैरों के निशानों के साथ सोआर के बॉर्डर को पार कर लेता है और यहाँ पर से ब्लेड का एक नया सफर चालू होने वाला है और उन्हें जाते देख दूर खड़ा कोई देख रहा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि जोसेफ होता है। और जहाँ पे जोसेफ हो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ जैगर ना हो। फिर जैगर कहता है हवा बहुत ठंडी है। फिर जोसेफ कहता है मेरा दिल उससे भी ज्यादा ठंडी महसूस कर रहा है। फिर वो कहता है नहीं, सिर्फ ये ठंडी नहीं बल्कि दर्द भी है। उसने जाने से पहले एक बार भी वापस मुड़ के नहीं देखा, इसका मतलब जरूर उसके दिमाग में कोई बहुत ही अच्छा गोल है। अब यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा बिजी होने वाली है जैगर, हमें और भी ज्यादा ताकत की जरूरत है जिससे हम अपनी कीमती चीज को फिर से दोबारा ना खो दे। फिर जैगर कहता है मैं आपको फॉलो करूंगा, लेकिन सचमुच आपको उसके बारे में पूरा यकीन है? वो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है, इतना काफी है कि आप उसे कोई मिशन दे सकते थे या उसका डेस्टिनेशन तय कर सकते थे। फिर जोसेफ कहता है मैं किसी ऐसे पर्सन से जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरे के ऑर्डर को फॉलो करते हुए बिताया है, आखिरकार अपने सोच को पूरा करने का प्रेशियस एक्सपीरियंस को उससे नहीं छीन सकता। जैगर ये हमारे लिए भी एक हिस्टोरिक मोमेंट है, एक नाइट जो सिर्फ अपने हॉनर को लेकर जर्नी पर निकला है, एक लंबे समय से खत्म हुआ ट्रेडिशन फिर से शुरू हो गया है, एक ऐसा ट्रेडिशन जिसे हमने आखिरी बार ग्रैंडफादर के जनरेशन में देखा था, हम उसे फिर से देख रहे हैं। सोआर ने उसका पालन पोषण किया और वेजेट ने उसे बड़ा किया। एक नाइट जो अपने बैनर को लेकर चलता है वो नाइट बैनरेट है। फिर उसके बाद हमें इंपीरियल कैपिटल के ब्रिगेंटस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैगन ब्लड ड्यूक के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मेर्सिया घुटने के बल बैठा होता है और उसके सामने थ्रोन पे ड्रैगन ब्लड ड्यूक बैठा होता है। फिर ड्रैगन ब्लड ड्यूक कहता है तुम बिशप पियरे के प्रपोजल के बारे में क्या सोचते हो। फिर मेर्सिया कहता है इस प्लान में कोई भी कमी नहीं है, ये जस्टिफिकेशन और अपना पर्सनल फायदा दोनों देती है। फिर ड्रैगन ब्लड ड्यूक कहते हैं सच में उस बूढ़े बिशप ने
अपने प्लान को काफी चालाकी से बनाया है। फिर ड्रैगन ब्लड ड्यूक कहते हैं मैं पेरे के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ, नॉर्थ जाओ और अपने बैनर को वहाँ जाके लहराओ। फिर दिखाया जाता है ड्रैगन ब्लड ड्यूक के सामने मिर्सिया झुका होता है और उसके साथ साथ उसके ड्रैगन स्लेयर नाइट भी झुके होते हैं। और गाइज यहीं पर इस मानवा का सीजन 1 एंड होता है और इसका अगला सीजन नवंबर में आएगा। तो तब तक के लिए वेट कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए।